हिंदी का नाम, एक मेरे मित्र का नाम सरवण सिंह राजपुरोहित जी। कौन है आपके? हैं क्या ये सवाल? कल आए थे क्या? फिर भी इस प्रकार के प्रश्न उठे हैं। पढ़िए मित्रों, राघव प्रकाश 2018 संस्करण में भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को बताया गया है और उसी में स्वर भी कितने बताए गए हैं? 10। हिंदी को अमान्य माना गया है दोस्तों। हिंदी को राष्ट्रभाषा भी बताया है। राष्ट्रभाषा हम कहेंगे, आपने संविधान में पढ़ा हो तो हिंदी को केवल किसका दर्जा दिया गया है? राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्र की संपूर्ण जनता द्वारा बोले जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। आप दक्षिणी भारत के राज्यों की बात करते हैं, दक्षिणी भारत के राज्यों की बात करते हैं, क्या वहां हिंदी बोली जाती है? बताएं जरा, कैसे कहेंगे इसको राष्ट्रभाषा? किताब की बात, किताब का आधार लेकर के, किताब मानक पुस्तक हो तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं दोस्तों। ये नहीं कह रहा कि इनकी बात सही नहीं है, लेकिन हम बात वही करेंगे जो वास्तव में फैक्ट है, जो वास्तव में फैक्ट है। कोई भी पुस्तक कुछ भी कहे, आपको उस चीज को स्वीकार करने से पहले एक बार मानकीकृत रूप को जरूर देख लेना। अगर जिस दिन, आप सुनिए, जिस दिन स्वर को री नहीं माना या री स्वर हटा दिया जाएगा तो आप पृथ्वी को ऐसे नहीं लिख पाओगे, क्योंकि पैर के नीचे क्या जुड़ा हुआ है? री जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? री जुड़ा हुआ है। फिर पृथ्वी कैसे लिखोगे? मैंने तो आज तक ऐसे देखा नहीं, री स्वर ही नहीं है। अगर री को स्वर नहीं मानोगे तो यण संधि में री के योग में अगर ऐसा मान आते हैं, सुनो ना मेरी बात को, तो री का रे बन जाता है। मान ले कि सर री स्वर तो है लेकिन हिंदी में नहीं है। अगर री को हिंदी में नहीं मानते तो आप हिंदी के पेपर में, अभी एलडीसी के पेपरों में एक प्रश्न देखे होंगे, मातृनुमति, और एक शब्द आया था आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2013 का पेपर जो रिवाइज 2015 में हुआ था, पितृनुमति। यण संधि का उदाहरण है। जिस दिन री स्वर हट जाएगा ये लिखना ही बंद कर दोगे। री स्वर नहीं होगा जिस दिन ये, क्यों? क्योंकि पितृनुमति का संधि होता है पितृ प्लस अनुमति। क्या होता है मित्रों? पितृ प्लस अनुमति। अब आप री को स्वर ही नहीं मानोगे तो इसका क्या करोगे? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को माना गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन प्रश्न में क्या होना चाहिए? मौखिक। वर्ण होगी जब मिलेगा लिखित, और कुछ नहीं दे तो भाषा के केवल 3 अंग हैं। आप यह तो देखिए कि अगर चलो मान लिया भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, उसके बाद आता है वर्ण, उसके बाद आता है शब्द और उसके बाद आता है वाक्य। तो आपके प्रश्न पे यदि प्रकाश डाला जाए तो आपके अनुसार भाषा के अंग कितने हो गए? 4, जबकि है कितने? 3। समझ आया? जरूरी नहीं है कि आप हर बात मुझसे पूछे, एक बार अपने दिमाग में उसकी स्ट्रीमिंग कीजिए, एक बार स्वयं उसका तर्क वितर्क कीजिए कि यह बात सही है तो कहां तक है। आपको स्वतः जवाब नहीं मिलता तो आप अपनी समस्या यहाँ रख सकते हैं। संतुष्ट हो आप? आगे बढ़ सकता हूं अब? तो दोस्तों अब आरंभ कर रहा हूं मैं। कौन सी संधि? स्वर संधि। हेडिंग डाल रखी है सभी ने? स्वर संधि क्या होती है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं इसकी परिभाषा। बताएं जरा क्या होगी परिभाषा? कुछ नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना है, स्वर प्लस। अब इस सूत्र को आप परिभाषा में जोड़ दीजिए। कैसे? स्वर के साथ स्वर के योग से कोई बदलाव हो तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अर्थात स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाले बदलाव का नाम स्वर संधि है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर उसके बाद में आती है क्या? स्वर संधि के प्रकार। कितने मानते हैं हम? 5। हिंदी में, संस्कृत में आप पढ़ोगे कितने होंगे? 7। कितने हैं? 7। वो भी बताऊंगा कि 7 कौन से हैं और 5 कौन से हैं। लेकिन हमारा जवाब ये 5 जो है यह बाद की स्थिति है। उससे पहले आप ये जानेंगे कि ये 5 ही क्यों आए, 5 ही क्यों आए। एक बार परिभाषा पे पुनः आओ। स्वर संधि की परिभाषा क्या कह रही है? स्वर के साथ योग किसका होगा? स्वर का। स्वर के साथ योग किसका होगा? स्वर का। यहाँ ऐसा तो नहीं कहा गया ना कि पहले 11 में से ए ही होना चाहिए। स्वर के साथ स्वर के योग से कोई बदलाव होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। लेकिन कौन से स्वर के साथ कौन से स्वर का योग हो, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं किया ना। इसने क्या कह दिया? स्वर के साथ में योग किसका होगा? स्वर का। और स्वर कुल कितने होते हैं? 11। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 11 के साथ 11 का योग होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? टॉपिक के डेप्थ में चले जाइए, गहराई में चले जाइए, अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम क्या करते हैं? रटी रटाई बातें पढ़ते हैं, और यही वजह है कि बेतुके से प्रश्न हमारे दिमाग में कौन लग जाते हैं, कुरेदने लग जाते हैं हमारे मस्तिष्क को। ऐसा क्यों है? उस कारण को जानने का प्रयास करिए। मैंने क्या कहा? स्वर के साथ स्वर का योग। स्वर कितने हैं? 11। बाद में कितने हैं? 11। मेरा कहने का आशय यह है कि 11 के साथ 11 के योग को स्वर संधि कहा, यही कहा ना। लेकिन 11 में कौन सा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी स्वर के साथ कोई भी स्वर जुड़ सकता है। समझ रहे हो? मैं चरण बना रहा हूं। स्वर के साथ स्वर का मतलब 11 के साथ 11। 11 का मतलब क्या हुआ? कोई भी स्वर के साथ में कोई भी स्वर जुड़ सकता है। और जब कोई भी स्वर के साथ कोई भी स्वर जुड़ सकता है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि प्रत्येक स्वर के साथ प्रत्येक स्वर जुड़ सकता है। केवल शब्दों का खेल है दोस्तों, केवल शब्दों का खेल है। जरा सा हेर फेर कर देता है प्रश्न में और हम अपना आत्मबल खो बैठते हैं, हम अपना संयम खो बैठते हैं, गलत चुनाव कर जाते हैं, बाद में पछतावा बहुत होता है। हमें केवल इतना जानना है टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। मैंने यही तो कहा कि स्वर के साथ स्वर योग करेंगे, स्वर संधि होगी। स्वर कितने? 11, अर्थात 11 के साथ 11 के योग में स्वर संधि होगी। फिर मैं तो कह सकता हूँ 11 मतलब कोई भी स्वर के साथ योग करेगा। तो यही बात हो गई ना, प्रत्येक स्वर के साथ योग करेगा। प्रत्येक का मतलब हर एक स्वर के साथ योग करता है। अब ले रहा हूं मैं उदाहरण पर। क्या? जैसे मैं कहूं कि ए ऐसे भी जुड़ेगा, ए आ से भी जुड़ेगा, ए आपके लघु ई से भी जुड़ेगा, ए आपके दीर्घ ई से भी जुड़ेगा,
ए लघु ऊ से भी जुड़ेगा, ए दीर्घ ऊ से भी जुड़ेगा, ए री से भी जुड़ेगा, अर्थात सभी से जुड़ेगा। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि प्रत्येक स्वर स्वयं से भी योग करेगा, प्रत्येक स्वर स्वयं से भी योग करेगा, और शेष कितने रह गए? 10। शेष कितने रह गए? 10। एक तो खुद, और 11 में से 10 और बचे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक स्वर स्वयं के साथ साथ शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग करता है। यह बात समझ में आई क्या? प्रत्येक स्वर स्वयं के साथ साथ शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग करता है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक स्वर कितनी बार जुड़ा? तो आप कहते कि एक तो हो गया खुद के साथ और 10 हो गए बचे हुए, तो कुल योग कितने हो गए? 11। एक स्वर 11 बार जुड़ता है, और कुल 11 स्वर कितनी बार जुड़ जाएंगे? 121 बार। इन 121 प्रकार के जोड़ों को हम 5 श्रेणियों में बांट लेंगे। कितनी श्रेणियों में बांट लेंगे? 5 श्रेणियों में बांट लेंगे। मैं आरंभ कर रहा हूं दोस्तों वो 121 जोड़, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 5 नाम। ओ सर इतने सारे, हमें तो 5 नाम ही बता दो, वही मुश्किल से याद हो पाते हैं। 121 कैसे याद होंगे दोस्तों? 121 याद करने के हैं ही नहीं, 121 ही तो हैं जो आपको 5 याद कराएंगे। इनसे हम यहाँ आ रहे हैं, इनसे हम यहाँ आ रहे हैं। यह हमारे लिए अभी तक कठिन है, ये पढ़ लेंगे, सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी मेरे मित्र ने सवाल किया था भाषा कैसे चलती है? सरल से कठिन की ओर। आप सीधे ही प्रकार में चले जाते हो और फिर उसको सरल बनाने की कोशिश करते हो, कठिन से सरल की ओर। गंगा को उल्टी बहाने का प्रयत्न किया जाता है, जरूरी नहीं सफलता मिले ही। अब ध्यान दो किस प्रकार से यह योग होगा। मेरा कहने का आशय यह है कि स्वर संधि की जो परिभाषा है उसको पढ़ने से पहले, स्वर संधि के जो प्रकार है उसको पढ़ने से पहले, उसको लिखने से पहले हम जानेंगे कि ये 121 प्रकार का योग कैसे होता है। आपको मैंने कल एक चीज तो बता दी थी क्या, कि 11 जो स्वर हैं उन्हें संधि की दृष्टि से केवल 2 नामों में ध्यान रखना है, एक तो दीर्घ का और एक लघु का। लघु में आता है ए, ई, उ और री। ए, ई, ओ और री। अब आप इसे स्वर नहीं माने तो इसका मतलब लघु स्वर कितने रह जाएंगे? 3। ऐसा नहीं होता, ये स्वर होता है, यह स्वर होता है। यह बात मैंने कल भी की थी कि ये संस्कृत की मूल ध्वनियां हैं, संस्कृत की मूल ध्वनियां हैं। ए कोई हिंदी ने खुद ने थोड़ी बनाया है, ए भी तो संस्कृत में से ही आया है। अरे माहेश्वरी सूत्रों में से ही तो आए हैं सारी वर्णमाला। माहेश्वरी सूत्र कौन है? संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा के वर्ण, वहीं से आप सारे वर्ण ले रहे हो, तो इसको क्यों नहीं लोगे? ये भी तो है ना। तो ए, ई, उ और लघु ई, ये कौन से होते हैं आपके? लघु स्वर। कौन से होते हैं? लघु स्वर। बात आती है दीर्घ स्वर की, बात आती है दीर्घ स्वर की। तो बचे हुए कौन कौन से? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके कितने? 7, और ये आपके कितने? 4। कुल 11 स्वर हैं जिन्हें हमें याद रखना है लघु और दीर्घ से। अब एक बार आपके दिमाग में पूरा प्रत्यक्ष हो गया, रिवाइज हो गया कि स्वर क्या है, केवल इन्हीं का खेल है पूरी स्वर संधि में और कुछ नहीं है। अब बढ़ता हूं मैं आगे 121 जोड़ों पर। देखिए मैं स्वर लिख रहा हूं ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके 11 स्वर हैं। अभी अभी हमने जाना कि प्रत्येक स्वर स्वयं के साथ साथ शेष रहे सभी स्वरों के साथ योग करता है। प्रत्येक स्वर स्वयं के साथ साथ शेष रहे सभी स्वरों के साथ भी योग करता है। मेरा कहने का आशय हुआ कि ए को हम ऐसे भी जोड़ेंगे और शेष रहे सभी से भी जोड़ेंगे, इस ए को ऐसे भी जोड़ेंगे और इन सबसे भी जोड़ेंगे। आरंभ कर रहा हूं दोस्तों जोड़ना। अब आप अपने बॉडी लैंग्वेज में जरा भी हलचल मत करिए और केवल कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड पर। ये फॉर्मेट समझ में आ गया तो स्वर संधि के उदाहरण केवल औपचारिकता मात्र रह जाती है। केवल एक हमारे मस्तिष्क की भूख रह जाएगी कि उदाहरण तो बताया ही नहीं, बल्कि स्वर संधि पूरी इस एक बोर्ड पर लिखने वाला हूं। पूरे एक बोर्ड पर पूरी स्वर संधि आ जाएगी दोस्तों, चाहे वो कैसी ही संधि क्यों ना हो, कोई भी प्रकार क्यों ना हो, केवल एक बोर्ड पे क्लियर कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझो। मैं आरंभ करता हूं ए को जोड़ना ऐसे। तो मैंने कहा ए योग ए, खुद से जोड़ लिया। अब मैं जोड़ूंगा ए को आ से, तो क्या हो जाएगा? ए योग आ। यहां तक की बात किसके समझ में नहीं आई अपना हाथ ऊपर कर सकता है। पुनः दोहरा रहा हूं, ए को ऐसे जोड़ा और ए को आ से जोड़ा। इन दोनों का जोड़ा बनाया नहीं बना, समूह बन गया। तो अब एक बार आ को खुद से जोड़ लो, आ को स्वयं से जोड़ा और आ को ऐसे जोड़ा, आ प्लस ए। कैसे समझिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या? ए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी आ। और प्रथम शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए और प्रथम शब्द का अंतिम क्या है? आ। ऐसी कंडीशन आपको कहीं भी मिलती है। इनमें मैं कॉमन उठाऊंगा। देखो 2 बार तो मैंने क्या लिख दिया? ए अर्थात ए। 2 बार मैंने क्या लिख दिया? आ अर्थात आ। बीच में योग का चिन्ह है। फॉर्मेट बनाना सीखिए, स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। यह बात ऐसी सीख लो कि आप किसी अन्य को भी समझाओ तो उसके बहुत अच्छे से समझ में आ सके कि कहना क्या चाह रहा है ये टॉपिक। ए या आ ले लिया, इधर भी क्या है देखो, या तो है ए और या फिर क्या है? आ, अर्थात ए या आ। इन सभी प्रकार के योगों का परिणाम केवल एक ही निकलता है मित्रों, क्या? आ। तो हम कह सकते हैं कि ए और आ, चाहे पहले ए आए चाहे पहले आ आए, चाहे बाद में ए आए चाहे बाद में आ आए, ए और आ का जोड़ा आपस में कैसे भी योग करे, परिणाम सदैव
परिणाम सदैव आ ही होगा। बताओ यह चीज समझ में आई या नहीं आई? ए और आ को स्वयं से जोड़ो, चाहे एक दूसरे से योग कराइए, परिणाम सदैव क्या होगा? आ ही होगा। परिणाम सदैव क्या होगा? आ। अब आगे बढ़ सकता हूं। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने ए और आ को आपस में योग करवाया, चाहे छोटी ई से जुड़े, चाहे बड़ी ई से जुड़े, समझ रहे हो? चाहे छोटी ई बड़ी ई से जुड़े और चाहे बड़ी ई छोटी ई से जुड़े, वही बात आ गई ना। अर्थात छोटी ई या बड़ी ई को चाहे छोटी ई या बड़ी ई के साथ कैसे भी जोड़ो, हमें परिणाम जो प्राप्त होगा मित्रों वह क्या होगा? ई प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? दीर्घ ई प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? ई प्राप्त होगा। अभी मैंने केवल दो जोड़े बनाए हैं। ए आ को ए आ से जोड़ा, बड़ी ई बना। ई बड़ी ई को ई बड़ी ई से जोड़ा, बड़ी ई बना। ठीक इसी प्रकार से चाहे छोटे ऊ को छोटे ऊ से जोड़ो, चाहे बड़े ऊ को बड़े ऊ से जोड़ो, चाहे छोटे को बड़े से जोड़ो, चाहे बड़े को छोटे से जोड़ो, परिणाम सदैव क्या आएगा? दीर्घ ऊ ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों? दीर्घ ऊ आएगा। अब बात आती है री की। जोड़े बना रहा हूं ना मैं। री के बाद आता है दीर्घ री। क्या आता है? दीर्घ री, जो संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। अब दीर्घ री संस्कृत में है और री के साथ री को जोड़ते हैं तो दीर्घ री बनता है। री के साथ जब री जुड़ती है, लघु री के साथ लघु री स्वर जोड़ा जाता है तो दीर्घ री बनती है, जो मूल व्याकरण में या संस्कृत में चलती है, हिंदी में पढ़ा नहीं जाता। तो बताओ इसका जोड़ा बना सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन बनता तो है, हिंदी में वो प्रचलित नहीं है। अब हिंदी में इसका हम जोड़ा नहीं बना सकते, तो जो ये समान स्वरों के जोड़े बना रहे थे ना, ग्रुप ए आ का, ई बड़ी ई का, ऊ बड़े ऊ का, यह काम यही ठहर जाता है। आपस में जोड़े कितने बने दोस्तों? 3। क्या क्या बने? सुनना। ए आ, ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ यदि अपने समान स्वर से जुड़ते हैं, समान का मतलब क्या हुआ? ए आ को ए आ से जोड़ेंगे, ई बड़ी ई को ई बड़ी ई से जोड़ेंगे और ऊ बड़े ऊ को ऊ बड़े ऊ से जोड़ेंगे। यदि ए आ, ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ अपने समान स्वर से जुड़ते हैं, सजातीय स्वर से जुड़ते हैं, तो देखो दीर्घ स्वर में बदल रहे हैं। कौन से में बदल रहे हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर में बदल रहे हैं, जिसे कहा जाता है आपके दीर्घ स्वर संधि। कुछ समझ में आया क्या? पहला नाम आ चुका है मेरे पास। किसका? दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि किसे कहा जाता है? परिभाषा यही बन रही है, सुनना। यदि ए आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, यदि ए आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ अपने समान स्वर से जुड़ते हैं, अपने समान स्वर से जुड़ते हैं तो दीर्घ में बदल जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं, इसे ही दीर्घ संधि कहा जाता है। परिभाषा क्लियर हुई? अब इसे याद कैसे रखें? तो हम कह सकते हैं जैसे ए और आ दो भाई हैं, ई बड़ी ई भी दो बहनें हैं, ऊ बड़ा ऊ भी दो भाई हैं। अब ये बाजार में जाए खरीदारी करने, चाहे छोटे को चीज पसंद आए, चाहे बड़े को चीज पसंद आए, चाहे छोटे को चीज पसंद आए, चाहे बड़े को पसंद आए, चाहे छोटे को पसंद आए, चाहे बड़े को पसंद आए, पैसा तो बड़ा ही देगा। पैसा तो कौन देगा? बड़ा ही देगा। अर्थात प्रभावी कौन रहेगा? दीर्घ ही रहेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? अब जोड़े बनाने का काम मैंने आगे नहीं किया है। जोड़े यहाँ 3 ही बनाए हैं, लेकिन बनेंगे इनके भी बनेंगे। एक बार मैं यही रुकता हूँ। अब आप एक बात मुझे बताओ, ए और आ से जुड़ा या नहीं जुड़ा? ये रहा। क्या बना? आ। क्या बना? आ। मैंने यह भी तो कहा था कि प्रत्येक स्वर खुद से भी जुड़ेंगे और अन्य सभी से भी जुड़ेंगे। देखो ए और आ को ए और आ से तो जोड़ लिया, ई बड़ी से भी तो जोड़ना है ना। तो अब मैं ए और आ का योग कराऊंगा किसके साथ? ई और बड़ी ई के साथ। तो मैं कैसे लिखूंगा? ए या आ के साथ ई और बड़ी ई जोड़े। अभी सूत्र को खोल रहा हूं, सुनना। चाहे ए को छोटी ई से जोड़ो, चाहे ए को बड़ी ई से जोड़ो, ए दोनों से जुड़ गया। अरे ए को दोनों से जोड़ लिया ना, देखो ए को दोनों से जोड़ दिया। ऐसे ही चाहे आ को छोटी ई से जोड़ो, चाहे आ को बड़ी ई से जोड़ो, अर्थात ए प्लस छोटी ई या ए प्लस बड़ी ई, आ प्लस छोटी ई या आ प्लस, तो ए और आ दोनों से जुड़ गए ना। इन सभी का परिणाम एक ही निकलता है मित्रों, वो आता है क्या? ए। क्या आता है? ए। अब मैं आपसे एक बात फिर पूछूंगा, ए और आ आपस में जुड़ गए, ए और आ को ई बड़ी ई से जोड़ लिया, अगले से जोड़ो, कौन है अब? ऊ बड़ा ऊ। तो ए या आ को मैं जोड़ूंगा लघु ऊ और दीर्घ ऊ से, लघु ऊ और दीर्घ ऊ से जोड़ूंगा। चाहे ए को लघु ऊ से जोड़िए, चाहे ए को दीर्घ ऊ से जोड़िए, चाहे ए को लघु ऊ से जोड़िए, चाहे ए को दीर्घ ऊ से जोड़िए, चाहे आ को लघु ऊ से जोड़िए और चाहे आ को दीर्घ ऊ से जोड़िए। समझ में आ रहा है? आ को दीर्घ से भी जोड़ दिया और आ को लघु से भी जोड़ दिया, ए को लघु से भी जोड़ दिया और ए को दीर्घ से भी जोड़ दिया। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि ए और आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ कोई भी योग करे, परिणाम हमेशा क्या आता है दोस्तों? ओ। क्या आता है? ओ आता है। अब ए और आ को ई बड़ी से जोड़ लिया, देखो ए और आ पहले तो स्वयं से जुड़े, फिर ई बड़ी से भी जुड़ गए, फिर ऊ बड़े ऊ से भी जुड़ गए। अब कौन आएगा? री। ए या आ के साथ में किसे जोड़ूंगा दोस्तों? री को जोड़ूंगा। अब चाहे ए को री से जोड़ो और चाहे आ को री से जोड़ो, इन दोनों ही स्थितियों में एक ही परिणाम आता है दोस्तों, अर। क्या आता है? अर आता है। क्या आता है मित्रों? अर आता है। आप बताएंगे जरा, ए और आ का योग री तक हो चुका या नहीं हो चुका? ए और आ को री तक जोड़ चुके, बचे कौन? ए, आई, ओ और औ। इनसे भी जोड़ रहा हूँ, इनसे भी जोड़ रहा हूँ। ए या आ को मैंने जोड़ना है, कौन से जोड़ना है मुझे? ए और आई से। और एक ए और आ को मुझे जोड़ना है किससे? ओ और औ से। अब एक बार ध्यान दो, अब एक बार ध्यान दो। क्या? देखिए, ए और आ स्वयं से भी जुड़ गया, ए और आ स्वयं से भी जुड़ गया ना, ई बड़ी से भी जुड़ गया, ऊ बड़े ऊ से भी जुड़ गया और री से भी जुड़ गया। ठीक है, आगे मैंने लिख दिया क्या? ए, आई और ओ, औ। तो एक बार इन सूत्रों में ये देखिए कि ए और आ का योग सभी से हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है।
हमने ए और आ को ए और आ से जोड़ के क्या बनाया, आ, जो कि संधि कौन सी थी, दीर्घ। अब ए आ को ई बड़ी से जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ए। ए आ को ऊ बड़ी से जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ओ। और ए आ को जब री से जोड़े तो क्या बना, अर। ये तीनों के तीनों बदलाव आते हैं दोस्तों गुण संधि में। कौन सी में आते हैं, गुण संधि में आते हैं। एक बार मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि यह चीज भी याद न हो तो इसका एक लॉजिक याद रख लेना। कैसे, जैसे ए और आ का विवाह हो, ये निमंत्रण पत्र देने गए ई बड़ी ई को, इसने कहा ए आपके विवाह है, ए आश्चर्य, ए आपके शादी है, ए। फिर ऊ और बड़े ऊ के पास जाते तो उसने कहा ओ शादी है, ये धर्म की बुआ जी अकेली थी, अरे। समझ में आ रहा है दोस्तों, एक लॉजिक है इसका ये, अरे। अब जैसे ही ए और आ ए आई के पास गए, अब हमें यह भी पता है कि ये चारों बड़े होते हैं, दीर्घ होते हैं ना ये चारों ही। इसमें तो देखो ये छोटा है, ये छोटी ई है और ये री छोटी है, पर ये तो चारों ही बड़े हैं, अर्थात ये हो गए वृद्ध रिलेशन वाले, बूढ़ी बुआजियां, बुरा मत मानना दीदियों, हाँ बूढ़ी बुआजी है, बूढ़ी बुआजी। ए और आ निमंत्रण पत्र देने जाती हैं अपनी बुआजी के पास, उसने कह दिया नहीं आएंगे, क्यों। वर्तमान में देखते हैं हम कि संस्कृति को एक ग्रहण सा लग गया दोस्तों, कि प्राचीन परंपराओं का गला घोटा जा रहा है। आज हम घर के बुजुर्ग जो होते हैं, बहुत फैसले उनकी बिना परमिशन के हम ले बैठते हैं, बाद में हम उन्हें कहते भी हैं तो वो कहते हैं आजकल भाई हमें कौन पूछता है, हमारा तो जमाना ही जा चुका। समझ में आया। और आपको पता है शादी समारोह में ये रूठने मनाने का काम लाजमी है, तो बूढ़ी बुआजी को क्या लगा, बुरा लग जाता है, उसने कह दिया मैं नहीं आऊंगी, मना कर दिया इन्होंने। तो ए और आ को इनकी माँ तरीका बताती है कि माफी तो मांग लेना, पर उनको कहना क्या कि हमने आपसे छोटों को पहले बुला लिया, लेकिन आओ भगत में, मेहमान नवाजी में और जो विदाई होगी उसमें आपको इनसे 2 गुना देंगे, उसमें आपको क्या मिलेगा, उनसे ज्यादा ही मिलेगा। जैसे ए और आ को ए और आई से जोड़ते हैं तो बनता है क्या, आई बनता है। यहाँ पर क्या बना, ए, और यहाँ पर एक मात्रा और बढ़ा दी, खुश कर दिया। ए और आ को हमने ओ और औ से जोड़ा तो देखो ऊ और बड़े के योग में बना ओ, यहाँ पर बनाएंगे क्या, औ, यहाँ पर भी एक मात्रा ऊपर बढ़ा लिया। तो बढ़ाने का मतलब क्या होता है मित्रों, वृद्धि। बढ़ाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, वृद्धि। ये संधि का तीसरा प्रकार आ गया दोस्तों, ये संधि का तीसरा नाम आपके पास आ चुका है। अब ध्यान से सुनना, अब तक मैं 3 संधियां बता चुका हूं। क्या, यदि ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ अपने समान स्वर से जुड़ते हैं, अपने सजातीय स्वर से जुड़ते हैं तो दीर्घ में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं, और ऐसे बदलाव का नाम होता है दीर्घ संधि। यदि ए आ ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ समान स्वर से जुड़े तो दीर्घादेश हो जाते हैं। अब बात आती है अन्य की, कि यदि ए आ को ई बड़ी ई से ऊ बड़े ऊ से और री के साथ जोड़ा जाता है, यदि ए आ को ई बड़ी ई ऊ बड़े ऊ और री से जोड़ा जाता है तो क्रमशः ए आ के साथ ई बड़ी ई के योग में ए आ के साथ ऊ बड़े ऊ के योग में ओ, और ए आ के साथ री के योग में क्या बनता है, अर। ऐसा बदलाव ये इन्होंने कहते ही मान लिया कि हाँ चलो आ जाएंगे, गुणवती है गुण संधि। कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। यदि ए आ को ए आई और ओ औ से जोड़ा जाता है तो क्रम से आई और औ में बदल जाता है, बढ़ा के दिया है इनको, वृद्धि संधि। ये परिभाषा भी तो हो गई। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, ए आ का योग ए आई और ओ औ से होता है तो क्रम से आई और औ में बदलना ही वृद्धि संधि कहलाता है। मजा आ रहा है और समझ में अच्छे से। अब आगे बढ़ूं, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक फिर सवाल आ गया, क्या सर आप सवाल बड़े पूछते हो, है ना। आप इतना बता दीजिए कि ए और आ का योग स्वयं के साथ साथ सभी से हो चुका या नहीं। ए और आ का योग स्वयं के साथ साथ सभी से हो चुका या नहीं, हो चुका। अब हम बात करेंगे ई और बड़ी ई की, फिर बात करेंगे ऊ बड़े ऊ की, फिर बात करेंगे री की, फिर बात करेंगे ए आई ओ औ की। देखिए मैं अगला चरण आरंभ कर रहा हूं किसका, ई और बड़ी ई का। देखिए पहले तो आप मुझे ये बता दो कि ई और बड़ी ई को मैं ई और बड़ी ई से जोड़ता हूं तो क्या बनता है, जिसे मैंने नाम दिया था दीर्घ संधि। क्या नाम दिया दोस्तों, दीर्घ संधि। इसका मतलब यह हुआ कि ई बड़ी ई अपने समान स्वर से तो जुड़ चुका, जुड़ा या नहीं, अरे जुड़ लिया ना। लेकिन अभी असमान और के साथ तो योग करना है ना। मैं एक लाइन लिख रहा हूं जरा गौर से समझना। ई बड़ी ई का योग, ई बड़ी ई का योग यदि असमान स्वर से हो, बताओ यहाँ कितने स्वर हो सकते हैं, 9 में कोई एक, 9 में कोई भी एक हो सकता है, 9 में से कोई भी एक हो सकता है। ये 9 कहां से आ गए, पहले वो सुनो। हमारे स्वर कितने हैं दोस्तों, हमारे स्वर कितने हैं 11, जिसमें देखो ई और बड़ी को हमने ई बड़ी से जोड़ लिया दीर्घ में। अब इन दोनों के अलावा कितने बच गए, देखो 2 तो पहले, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब यह हुआ कि ई और बड़ी के सामने ई और बड़ी ही नहीं होनी चाहिए, इनके अलावा इन 9 में कोई सा भी आए वो असमान ही तो होगा। अरे भाई वो असमान ही तो होगा। तो एक ही लाइन में बताओ ई और बड़ी का योग सबसे हुआ कि नहीं हुआ, ये तो खुद से, और ये बाकी सब में किसी से भी कर लो। ये तो स्वयं से हो गया दीर्घ में तो, और ये अन्य सभी से हो गया कि यदि ई बड़ी का योग असमान स्वरों में से किसी के साथ भी होता है तो चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, अपने ही स्थान पर य में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है दोस्तों, य वर्ण में बदल जाती है। इसको बदला है मैंने, ये बाकी रह गया ना। इधर जो समान असमान है, जो असमान स्वर रहेगा उसकी हम मात्रा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मात्रा। और वो मात्रा किस पे जुड़ेगी, य पे। किस पे जुड़ जाएगी, य पे। मात्रा का चक्कर समझो ऐसे, जैसे मान लो ई या बड़ी ई के साथ में मेरे को जोड़ना है भाई साहब ए। क्या जोड़ना है, ए। तो असमान हो गया, असमान के कारण मैं यहाँ लिखूंगा य, और उसमें कौन सा स्वर जोड़ूंगा, ए। य में ए जुड़ेगा तो य का हलंत है वह हट जाएगा। यदि यहाँ आ होगा तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, या। यहाँ पर छोटी ई होगी तो क्या बनेगी,
अरे दीर्घ ई बनेगी, नहीं समझ में आया? आ गया? यदि ई बड़ी के सामने ए होगा तो ये पूरा, आ होगा तो या, अगर यहाँ पर छोटी ई आ जाए तो यहाँ पर दीर्घ ई बन जाएगी। ये रहा। बस यही गलती अपन कर बैठते हैं। लॉजिक का ध्यान रखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। शीघ्रता में जवाब दिया, गलत हो गया। धीरे से पूरी बात सुनते गलती नहीं होता। यहाँ असमान में छोटा ऊ होता तो ये पे छोटे ऊ की मात्रा, क्योंकि ई और बड़ी का तो बनता है ये हलंत, और जो भी आगे असमान इन नौ में से कोई आएगा उसकी हम क्या लगा देंगे, इस ये पे मात्रा लगा देंगे। चाहे ऊ आए, चाहे री आए, चाहे ए आए, चाहे आई आए, चाहे ओ आए, चाहे औ आए, जो भी आएगा मात्रा लगा दी जाएगी। बताओ ई और बड़ी ई का योग सभी से हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब मैं बात करता हूँ ऊ और बड़े ऊ की। ऊ और बड़े ऊ का योग यदि ऊ या बड़े ऊ से होता है, अर्थात समान स्वर से होता है, तो यह दीर्घ में बदलता है। जो दीर्घ संधि में हमने पढ़ा है, पढ़ाया नहीं पढ़ा कि चाहे छोटे ऊ से छोटा ऊ जुड़े, चाहे छोटे ऊ से बड़ा ऊ जुड़े, चाहे बड़े ऊ से छोटा ऊ जुड़े, चाहे बड़े ऊ से बड़ा ऊ जुड़े, परिणाम हमेशा क्या होगा? दीर्घ ऊ। क्या होगा? दीर्घ ऊ। लेकिन अभी असमान के साथ जोड़ना तो बाकी है ना, लिख दो। तो क्या हो जाएगा? ऊ या बड़ा ऊ प्लस असमान स्वर, ऊ या बड़ा ऊ प्लस असमान स्वर। और ऐसी स्थिति जहां भी होगी तो ऊ या बड़ा ऊ, जैसे यहाँ ये में बदला था, यहाँ पर किसी बदलेगा वे में, और जो भी असमान होगा उसकी क्या ले लूंगा मैं? मात्रा ले लूंगा दोस्तों। क्या ले लूंगा? मात्रा। अर्थात मैं कह सकता हूं या नहीं कि जिस प्रकार से ई बड़ी ई का योग स्वयं से भी हो गया और अन्य से भी हो गया, आपकी नजर केवल बोर्ड पर होनी चाहिए। मैं बोलने के साथ साथ उस चीज को वापस से शो करता हूं। जैसे मैं कहूं कि ई बड़ी का योग ई बड़ी से हो गया दीर्घ में, और अन्य असमान के साथ हो गया, बदल गया ये। ठीक उसी प्रकार से ऊ बड़े ऊ का योग, ऊ बड़े ऊ का योग ऊ बड़े ऊ से हो चुका दीर्घ में, और अन्य असमान यहाँ भी कितने? 9। कौन से 9? जैसे यहाँ ई बड़ी को छोड़ करते यहाँ ऊ बड़े ऊ के अलावा 9 हो जाएंगे। किसी के भी साथ होता है तो ऊ या बड़ा ऊ जो भी होगा अपने स्थान पर किस में बदलेगा? वे में। किस में बदलेगा? वे में बदलेगा। और जो भी असमान होगा उसकी क्या लगा दी जाएगी? मात्रा। उसकी क्या लगा दी जाएगी दोस्तों? मात्रा लगा दी जाएगी। बताओ ऊ और बड़ा ऊ का योग सभी स्वरों से हो चुका है या नहीं? हो चुका है। आगे बढ़ सकता हूं। री, सबसे पहले आती है री प्लस री, बदलती है दोस्तों दीर्घ री में। यदि ये एक ही बार घुंडी हो, एक ही बार घुंडी हो तो है लघु री, और यह 2 बार है की तरह घूम जाता है, देखो यूं है की तरह घूमता है, तो इसे कहते हैं दीर्घ री। जो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, कल मैंने बताया था ना आरंभ में, दीर्घ री, और एक और आता है री, इसकी अभी आज सुबह चर्चा की हमने। तो ये दीर्घ री बनता है, समान के साथ जुड़ेगा तो दीर्घ में बनेगा। इसका मतलब संस्कृत व्याकरण में जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें दीर्घ संधि में कितने फॉर्मेट पढ़ने हैं? 4। यहाँ पर कितने हैं? 3। ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ समान स्वर से जुड़े दीर्घ में बदले। वहां पढ़ेंगे ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री बड़ी री, यदि समान से जुड़ते हैं तो दीर्घ में बदल जाती है। वो संस्कृत व्याकरण की बात है दोस्तों। हिंदी में हमें यह रूप होता तो है लेकिन प्रचलन में नहीं है। हिंदी में दीर्घ री नहीं मानी जाती, लेकिन असमान के साथ तो जोड़ूंगा ना। तो यदि री का योग असमान से हो, बताइए यहाँ भी कितने आ जाएंगे? 10। यहाँ कितने आ जाएंगे? 10। ए आ ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ, 3 जोड़े यानी कि 3 दूनी 6 तो पहले, और 4 बाद में है ए आई ओ और औ। तो री के बाद असमान 10 में से कोई भी आए, री अपनी जगह किस में बदलता है दोस्तों? रे में। तो जो भी असमान होगा उसकी क्या लगा दूंगा? मात्रा लगा दी जाएगी। उसकी क्या लगा दी जाएगी दोस्तों? मात्रा लगा दी जाएगी। अब आप मुझे एक बात फिर बताएं, क्या री का योग सभी के साथ हो चुका? असमान के साथ जो हिंदी में प्रचलित है और समान के साथ संस्कृत में है, होता तो है ना। इसका मतलब यह हुआ कि अब तक हमने क्या क्या जान लिया कि ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री, ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री यदि समान स्वर के साथ जुड़ते हैं तो दीर्घ में बदलेंगे, और असमान स्वर के साथ जुड़ जाते हैं, ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री असमान के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्रम से ई बड़ी ई के स्थान पर यह, ऊ बड़े ऊ के स्थान पर वह, और री के स्थान पर दोस्तों रे बन जाता है। और यह बदलाव होता है आपके यण संधि में। कौन सी में होता है दोस्तों? यण संधि में। चौथा नाम आ चुका है। पहले आया दीर्घ, फिर आया गुण, उसके बाद आया वृद्धि, अब आ गया कौन सा? यण। कितने स्वर जुड़ चुके? 7। री तक जोड़ चुका, अब बचे हुए हैं कितने? 4। कौन कौन से? ए आई ओ औ। उनकी भी कहानी सुन लो। एक तो बचा है दोस्तों क्या? ए। ये सारी चीजें लिखवाऊंगा आपको मैं, बहुत अलग स्टाइल से लिखेंगे इनको। सारी चीजें एक पन्ने में आ जाएंगी, देखना। अभी एक स्वर बचा हुआ है आई, एक स्वर क्या बचा हुआ है? ओ, एक स्वर क्या बचा हुआ है? औ। परिस्थितियां हमारे पक्ष में है दोस्तों। हमारा आपका मेरा आपका आमना सामना यूं तो नहीं हुआ। आज से पहले मैं नहीं आया, आज से पहले हम नहीं मिले, आज मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं। इसका मतलब विधाता ने कुछ तो अलग सोचा है। आज तक हमारा परिणाम असफल था, अब हमारा परिणाम बदलेगा। हालात बदल गए तो परिणाम भी बदल जाएगा, अब हम सफल होंगे। यह सोच होनी चाहिए हमारी। जुड़ जाए बिंदु के साथ। क्या? ए आई ओ औ, इन 4 को मुझे और जोड़ना है। एक बात बताओ जरा, ए आई का ओ औ का आपस में योग करवाया क्या मैंने? अरे अभी ए आई ओ और औ को समान स्वरों से भी नहीं जोड़ा ना। तो पहले तो समान से जोड़ना है, फिर असमान से जोड़ना है, पर मैं सारी परेशानी को एक लाइन में समाप्त करता हूँ। ये लो, कोई भी स्वर बताओ। 11 आए कि नहीं आए? समझ में आया? चाहे समान आए चाहे असमान आए, एक के बाद चाहे समान हो चाहे असमान हो, कोई भी स्वर हो, सभी आ चुके। तो एक के बाद में कोई भी स्वर आए तो बताओ 11 हो या नहीं? ये थीम ही समझनी है अपने को। चाहे आई के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे ओ के बाद कोई भी स्वर आए, और चाहे औ के बाद कोई भी स्वर आए, औ के बाद कोई भी स्वर आए, परिवर्तन क्या क्या होगा? पहले एक बात ये बताओ, ये फॉर्मूला पूरा होते ही बताओ ए आई ओ और औ भी सभी के साथ जुड़े कि नहीं जुड़े? जुड़ लेंगे ना। कोई भी स्वर का मतलब 11, कोई भी स्वर का मतलब 11, कोई भी स्वर का मतलब 11, और कोई भी स्वर का मतलब 11।
बदलाव क्या होता है जानते हैं अब। ए के बाद कोई भी स्वर आए दोस्तों तो ए अपने ही स्थान पर बदलता है। किसमें? अय में बदलता है। अय में क्यों बदला? किसने कहा कि अय में बदलेगा? क्यों बदलेगा? वह कारण भी जानिए, वह कारण भी जानिए दोस्तों। देखिए अभी अभी हम जब उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे तो मैं ए और ई को मैंने ए और ई को जोड़ करके ए बनाया था, याद आ रहा है? ए और ई की मात्रा जोड़ करके मैंने ए की मात्रा बनाई थी, याद आ रहा है? ए और ई का स्थान जोड़ के ए बनाया था, यह भी आ रहा है कि नहीं? अब हमें यह पता है कि ए का तो ए ही रहता है, लेकिन ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो ई किससे बदलता है दोस्तों? तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? पता चल गया कि अय क्यों आया? नहीं समझे? पुनः दोहराता हूँ, सुनो। ए और ई के जुड़ने से बनता है ए। रटी रटाई बातें नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बहुत अलग कंसेप्ट। हर एक बिंदु का व्याकरण का कोई सा भी प्रकरण क्यों न हो, आपको जैसे कुछ एक मेरे साथी हैं, अभी भी मेरे को सर ने बताया था, कुछ एक विद्यार्थियों की संधि वाला प्रकरण हो चुका है, उन्हें कुछ अगर नया लगे तो जोड़ लेना। आपने पहले बहुत अच्छा पढ़ रखा है, गुरुजी ने पढ़ाया है आपको। और यदि कोई चीज आपको द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कराती है तो आप उसका क्लास के अलावा मुझसे मिलकर के समाधान ले सकते हैं। 4 विद्यार्थियों की वजह से 400 को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं, एक चीज। दूसरी बात, हर एक बिंदु को हम इतना विस्तार देके पढ़ेंगे कि कुछ नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों। हर एक महीन पहलू पर मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बता दिया एक के स्थान पर अय बनता है, और आगे बढ़ जाऊं तो केवल रटना रह जाता। अब हमें यह पता भी चल गया कि ए का अय ही क्यों बना, क्योंकि ए बनता है ए और ई से। ए का तो ए ही रहता है क्योंकि लघु स्वर है ना, इसका विकार ही नहीं होगा। लेकिन ई को यण संधि में किसमें बदलते हैं? ये में, अर्थात ए और ये जुड़ के क्या बन गया? अय। क्लियर हो गया? अब ए का मुझे पता चल गया कि अय बनता है। अब ए और अय में क्या अंतर था? अभी भी मैंने बताया था, सम्मान देने के चक्कर से ऊपर एक मात्रा का संकेत बढ़ा दिया, यही क्या था? तो इसके भी विकार में एक मात्रा का संकेत बढ़ाओ। अब ध्यान दो, ए का तो बना दिया अय, और जो भी आगे कोई स्वर रहेगा उसी क्या लगाएंगे दोस्तों? मात्रा। मात्रा किस पे आएगी? ये पे। अब इस अय का क्या बनाऊं? तो एक की जगह क्या बनाना है? देखो यहाँ पर मात्रा बढ़ाएंगे तो ये में तो बढ़ा नहीं सकता, ये में क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि ये में तो आगे वाली मात्रा लगेगी, तो मात्रा किस बढ़ाऊंगा? ए में। एक की जगह क्या कर दूंगा? आ, अर्थात परिवर्तन क्या हो जाएगा? आय। यदि ए के बाद कोई भी स्वर योग करता है तो ए का बनता है अय और अय का बनता क्या है? आय। दोनों चीजें क्लियर हुई? आगे बढ़ो। ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ओ अपने ही स्थान पर बदलता है। किसमें? अव में बदलता है। किसमें बदल रहा है दोस्तों? अव में। क्यों बदला? क्योंकि ओ बराबर होता है ए प्लस उ। ए का तो ए और यण संधि में पड़ा, उ के स्थान पर क्या बनता है? वे। तो क्या बन गया? अव। क्या बन गया? अव। और जो भी कोई होगा आगे स्वर उसकी क्या लगा दूंगा? मात्रा। अव के स्थान पर क्या बन जाएगा? ए की जगह क्या कर देंगे? आ, और वे का वे। और जो भी कोई होगा उसकी क्या लगा दूंगा दोस्तों? मात्रा। अर्थात ए, ऐ, ओ और औ का किसी भी स्वर के साथ योग करें तो क्रमशः ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ में परिवर्तन होता है। और जो भी कोई स्वर होता है उसकी मात्रा लगा दी जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे दीदी आगे वाली मात्रा आएगी क्योंकि ये अंतिम वर्ण हो गया, इस पद का अंतिम वर्ण यही हो गया ना। अब जैसे सुनो, इनका पूछना यह है कि आपने अय के स्थान पर आय बनाया है, अय के स्थान पर आय बनाया है, आप इस अय के स्थान पर अया क्यों नहीं बनाए? यही पूछना चाह रही हैं। मैं अया कैसे बनाऊंगा? क्योंकि ये पे आगे वाली मात्रा लूंगा। ये पे मात्रा कौन सी आएगी? आगे वाले वर्ण की। ये के बाद योग का चिन्ह आ रहा है और आगे पद आ गया, तो इस ये पे तो आगे वाली मात्रा आएगी। यण संधि में हमने यही तो पढ़ा है, इसको अलग तरीके से समझो। अच्छा प्रश्न है, ये कांसेप्ट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में इसकी चर्चा पुनः करूंगा। इस प्रश्न को समझिए कि मात्रा मैंने ए की जगह आ क्यों की, ये में क्यों नहीं जोड़ी? ए योग ई बराबर क्या है? ए। मेरे पास एक मान है 5, 5 को मैं लिखूंगा 2 + 3। हम गणित में जब छोटी कक्षाओं में समीकरण पढ़ते थे तो ऐसे पढ़ते थे ना कि ऐसा टुकड़ा करो कि योग करने के बाद मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो जहां मुझे 5 करने हो मैं वहां पर 2 + 3 लिख सकता हूं कि नहीं? अर्थात हमारा सूत्र क्या था? ए प्लस कोई स्वर, ए प्लस कोई स्वर। ए की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ए प्लस ई प्लस कोई स्वर। बताओ लिख सकता हूं या नहीं? ये 5 है और ये मैंने लिख दिया 2 + 3। क्या लिख दिया? 2 + 3। अब ए का तो क्या बनता है? ए। यण संधि में ई का क्या बना? ये। तो कोई स्वर की मात्रा जो होगी वो किस पे आएगी? ये पे। तो इस ये पे तो आगे वाले पद की मात्रा आती है, तो संकेत के लिए मात्रा किसमें बढ़ाएंगे? इसी में। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ सकते हैं अपन। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, हमने अंतिम बात की है जो क्या कि यदि ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई भी स्वर योग करता है तो क्रमशः अय, आय, औ और आओ में बदल जाते हैं। अर्थात इन सभी में क्या बदलाव होते हैं? अय आदि बनते हैं। क्या बनते हैं? अय आदि बनते हैं, एटसेट्रा इत्यादि। अय आदि मैंने बनाए, क्या बनाए? अय आदि बनाए हैं। और अय और आदि को जोड़ेंगे तो ये में आ जोड़ते क्या हो जाएगा? या और दी। अर्थात संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अयादि संधि। यह संधि का 5वां नाम, 5वां प्रकार। संस्कृत में 2 रूप और चलते हैं, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि, जो हम संस्कृत की कक्षा में चर्चा कर लेंगे या आपने कर ली होगी, जो बात की बातें हैं दोस्तों। अभी तक आपके पास 5 नाम आ चुके हैं। सबसे पहले दीर्घ, उसके बाद गुण, फिर आया वृद्धि, फिर आया यण और अंत में आ गया अयादि। अब आप बताओ कोई स्वर आपस में योग करना शेष रहा क्या? सारे स्वर जुड़ चुके तो स्वर संधि के सारे प्रकार भी आ चुके। 5 नाम थे, पांचों नाम मैंने आपके सामने रख दिए। अब इन 5 नामों से हमें परिभाषाएं भी मिल गई, इनके 5 के क्या फॉर्मेट बनते हैं वो भी मिल गए। अब लिखना क्या है, लिखेंगे कैसे? तो सुनिए, यह अब तक की जो मैंने चर्चा की मैं इसको एक ही चार्ट पे उकेरने की कोशिश कर रहा हूं, जरा गौर करना। एक ही बोर्ड पे पूरी बात लिख देता हूं। सबसे पहले हमने जाना है दोस्तों क्या कि ए या आ का योग किससे किया?
लिखना नहीं है, इसके बीच में मैं कुछ और चीजें लिखवाऊंगा दोस्तों, 2-3 लाइनें लिखेंगे, उसके बाद ये वाली चीजें फेयर करनी होंगी। कई मेरे विद्वान साथी या विदुषी बहनें क्या करने लिखने लग जाएं, लिखना नहीं है अभी, पहले समझो इसको। परिणाम क्या हुआ आ। उसके बाद आता है क्या, ई या बड़ी ई को हमने योग किससे कराया था, समान स्वरों को जोड़ा था ना, बदलाव क्या हुआ था, फिर हमने पढ़ा ऊ या बड़ा ऊ प्लस ऊ या बड़ा ऊ। परिणाम क्या है दोस्तों, और इन सबको नाम कौन सा देंगे, दीर्घ एक जोड़ा। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं मैं दूसरे योग की, उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों दूसरे योग की। देखिए ए और आ को जोड़ लिया स्वयं से, अन्य से जोड़ेंगे तो ए या आ का योग हो ई या दीर्घ ई से बनेगा क्या, ए। क्या बनेगा दोस्तों, ए बनेगा। फिर लिख रहा हूं क्या, ए या आ का योग ऊ या दीर्घ ऊ से, और परिणाम क्या होगा दोस्तों, ओ। फिर ए और आ को मैं जोड़ूंगा किससे मित्रों, री से, परिणाम क्या होगा, अर। ये करना कहलाता है कौन सी संधि, गुण। दो चीजें अभी देखो, ए और आ का योग ए आ से हुआ, ई बड़ी ई से हुआ, ऊ बड़े ऊ से हुआ, री से हुआ, ए आई और ओ औ से और कर लेंगे। तो नंबर 3 पे लिखेंगे हम, नंबर 3 पे लिखेंगे क्या, ए या आ प्लस ए या आई, परिणाम होगा आई। बता रहा हूं ना मात्रा, अच्छा। अब आगे आएगा कौन, ए या आ प्लस ओ या औ, और मित्रों परिणाम क्या हो जाएगा, औ। बढ़ा के लिख दिया, बढ़ने का मतलब है दोस्तों वृद्धि संधि, वृद्धि नहीं वृद्धि, क्या है वृद्धि संधि। यहाँ तक की बात जानने के बाद क्या हमें पता चल चुका है कि ए और आ का योग सभी से हो गया। देखो स्वयं से ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री ए आई ओ औ, खत्म। अब हम आरंभ करेंगे किसका, ई और बड़ी का, किसका, ई और बड़ी का। तो देखिए सबसे पहले ई और बड़ी ई को हमने समान से जोड़ा, यहाँ रहा जोड़ा है ना, ई बड़ी ई समान से जुड़ी बड़ी ई में बनी, ए समान से जोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा, ई या बड़ी ई प्लस ए समान, ई या बड़ी ई प्लस ए समान स्वर। ए समान का मतलब कितने हैं, 9, किस में बदल जाएगी, ये में, और जो भी ए समान होगा उससे क्या लेंगे, मात्रा। उसके बाद आ गया कौन आपका ऊ या बड़ा ऊ, समान से जुड़ के तो क्या बना, बड़ा ऊ। समान से तो जुड़ ही चुका ना, अरे सजातीय स्वर से तो जुड़ गया, दीर्घ में बदल गया, ए समान से जोड़ूंगा तो ऊ या बड़ा ऊ प्लस ए समान, ए समान कितने 9, तो किस में बदल गया, वे में, और जो भी ए समान होगा उसकी क्या लगा देंगे दोस्तों, मात्रा। यहाँ भी क्या लगाई हमने, मात्रा। एक कौन बचता है आपका, री, री प्लस री होता है दीर्घ री जो संस्कृत में है दीर्घ संधि में, और ए समान यहाँ जोड़ रहा हूँ, ए समान यहाँ जोड़ रहा हूँ, यहाँ कितने हैं 10, तो री के स्थान पर क्या बनेगा, रे, और जो भी ए समान है उसकी क्या लगा दी दोस्तों, मात्रा। ये सब करना क्या कहलाया, यण संधि। ये सब करना क्या कहलाया, यण संधि। अरे भाई समझ में तो आ रहा है या हाँ में हाँ करे जा रहे हो, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, आगे बढ़ो। पांचवा क्या, री तक का योग सबसे हो गया, बचे कौन, ए आई ओ और औ। देखिए ए प्लस कोई भी स्वर, ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे कौन सा, आई प्लस कोई भी स्वर, और उसके बाद हम ले लेंगे क्या, ओ प्लस कोई भी स्वर। कोई भी स्वर का मतलब यहाँ पर भी कितने हैं 11, यहाँ पर भी कितने हैं 11, और यहाँ पर भी कितने हैं 11, और एक हम ले लेंगे कौन सा, एक हम ले लेंगे कौन सा दोस्तों, औ प्लस कोई भी स्वर, और यहाँ भी कितने हैं 11, यहाँ भी कितने हैं दोस्तों 11 हैं। तो ध्यान दीजिए, एक के बाद कोई भी स्वर होता है तो एक के स्थान पर क्या बनाया है हमने, अय। जो भी कोई स्वर होगा उसकी इसी ये वर्ण पे क्या लग जाएगी, मात्रा। ये वर्ण पे क्या लगा देंगे, मात्रा। एक की जगह हम आ यहाँ करेंगे, अर्थात आई के स्थान पर क्या बन जाएगा, आय, और जो भी कोई होगा उसकी क्या लगा दी जाएगी दोस्तों, मात्रा। अब ओ के स्थान पर क्या बनेगा, अब, और जो भी कोई होगा उसकी क्या लगा दी जाएगी दोस्तों, मात्रा। और औ के स्थान पर क्या बनेगा दोस्तों, आव, और जो भी कोई होगा उसकी क्या लगा दी जाएगी, मात्रा। ये सब कौन सी संधि में आते हैं दोस्तों, अयादी संधि में। अभी तक मैंने केवल क्या लिखे हैं, नाम लिखे हैं, कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि, या मैं कहूं स्वर संधि के भेद कितने हैं, 5। कौन से हैं आपके सामने, यहीं से हम परिभाषा निकालेंगे, अब यहीं से हम परिभाषा निकालेंगे हर संधि की। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो सवाल का जवाब क्या होगा, यदि ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ अपने समान स्वर से जुड़ते हो तो दीर्घ में बदल जाते हैं। यदि ए आ ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ अपने समान स्वर से जुड़ते हैं तो दीर्घ में बदल जाते हैं। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि होगी। आगे आ जाता है गुण संधि किसे कहा जाएगा, गुण संधि किसे कहा जाएगा, तो यदि ए आ का योग ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री से हो, यदि ए आ का योग ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री से हो तो क्रमशः ए ओ और अर में बदलना गुण संधि कहलाता है। यदि ए आ का योग ए आई और ओ औ से होता है तो क्रमशः आई और औ में बदल जाना वृद्धि संधि कहलाता है। यदि ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री का योग असमान स्वरों से हो तो क्रमशः ई बड़ी ई ये में, ऊ बड़ा ऊ वे में और री रे में बदल जाती है, जिसे यण संधि कहा जाता है। और असमान स्वरों की क्या लगा दी जाती है, मात्राएं। यदि ए आई ओ औ का योग किसी भी स्वर से होता है तो क्रमशः ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ में बदल जाना ही अयादी संधि कहलाता है। और जो भी आगे कोई स्वर रहेगा उसकी इस पद के अंतिम वर्ण पर मात्रा लगा देंगे, ये पे मात्रा लगा देंगे, इसकी आगे वाले पद के प्रथम वर्ण की। यहाँ तक की बात सबके समझ में आई क्या, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये एक बोर्ड पर आपकी सारी की सारी स्वर संधि के सभी सूत्र आ गए, नाम भी आ गए, यहाँ तक कि मैं कहूँ परिभाषाएं भी आ गई। बताओ आई कि नहीं आई, परिभाषाएं भी आ गई। अब केवल क्या बचता है हमारा कार्य, एक एक नियम को उठाएंगे और कुछ उदाहरण भी उनके हल करते चलेंगे।
पहले यहाँ तक की बात लिखेंगे कैसे? आपने डाल रखी है हेडिंग क्या? स्वर संधि। एक बार बोर्ड पर देखिए, स्वर संधि क्या होती है? स्वर प्लस स्वर। तो मैं इसको परिभाषा के शब्दों में बांध रहा हूं, आप लेखन आरंभ कीजिए। लिखिए, स्वर संधि में लिखना है दोस्तों, स्वर के साथ स्वर के साथ स्वर के साथ स्वर के योग से स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाता है। स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, ये केवल परिभाषा है। अब नई लाइन से लिखिए, स्वरों का यह योग निम्न प्रकार से होता है। स्वरों का यह योग निम्न प्रकार से होता है। नोट लगाइए और लिखिए एक लाइन। क्या लिखने वाले हैं नोट में? सुनना पहले। परिभाषा से हमें एक चीज पता चल गई जो मैं नोट में लिखवाने वाला हूं। मैं ऐसा कह सकता हूं या नहीं कि प्रत्येक स्वर स्वयं के साथ साथ शेष रहे सभी स्वरों से योग करता है? लिख सकते हैं या नहीं? परिभाषा यही तो कह रही है, प्रत्येक स्वर स्वयं के साथ साथ शेष रहे सभी स्वरों के साथ योग करता है। नोट में लाइन लिखिए, प्रत्येक स्वर स्वयं के साथ साथ शेष रहे सभी स्वरों से योग करता है। प्रत्येक स्वर स्वयं के साथ साथ शेष रहे सभी स्वरों से योग करता है। प्रत्येक स्वर स्वयं के साथ साथ शेष रहे सभी स्वरों के साथ योग करता है। ठीक है, अब ये पूरी सारणी फेर कर दो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पुनः पूछ लेना, गलत मत लिख लेना। लिख दिया? आगे बढ़ सकते हैं क्या? लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, गलत मत लिख लेना। जो चीज है समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लेना कौन सी जगह क्या लिखा हुआ है। ये चीज अगर आपके अच्छे से क्लियर हो जाती है तो अब हमारे पास केवल और केवल उदाहरण हल करने का काम बचा है दोस्तों। और जैसे ही हम सभी संधियों के नियमों को उठाते हुए चलेंगे और कुछ उदाहरणों पे हम चर्चा करेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लिखा? अब आगे बढ़ सकता हूं? आगे बढ़ना है, हाथ हिला के परमिशन दीजिए। रुकना है अभी? उतार लीजिए दोस्तों, आपको भरपूर समय दिया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, लेखन की गति बढ़ाओ। समझने का काम बहुत आराम से कर सकते हो, लिखने की थोड़ी गति बढ़ाइए दोस्तों, ताकि हम ज्यादा चीजें क्लियर कर सकें। 6-7 लाइनें लिखने में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। इतनी देर में तो हमने पूरा टॉपिक समझ लिया दोस्तों। अब हमारे पास जो ये पांचों संधियों के नाम आ चुके हैं, मैं कहूं ये 5 स्वर संधि के प्रकार आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? स्वर संधि के प्रकार आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक नाम लेंगे, उसकी परिभाषा उसके उदाहरणों सहित हल करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग डालिए, दीर्घ स्वर संधि। यह पूरी सारणी उतार लेने के बाद पृष्ठ के बीच में आप हेडिंग डाल देना, दीर्घ स्वर संधि। बढ़ूं आगे? अरे भाई बढ़ सकता हूं क्या? ध्यान दें, पहली संधि में आरंभ कर रहा हूं दीर्घ संधि। इस दीर्घ संधि में सूत्र क्या बनते हैं यह चीज तो हमें पता है, लेकिन कोई मेरा मित्र जैसे प्रशासनिक सेवा परीक्षा की बात करते हैं, आरएएस मेंस में रिटर्न में उनकी संधि चलती है, और यदि आपको शब्दशः परिभाषा लिखने के लिए कह दिया जाए दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होगी, तो मैं बोल रहा हूं, जरा सुनना। यदि ए आ ई बड़ी ई और उ दीर्घ उ के साथ समान स्वर का योग हो
तो ये दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, ये दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। और यहाँ हमारे पास कितने फॉर्मेट बन के आ जाते हैं दोस्तों? 3। कितने फॉर्मेट बन के आते हैं? 3 फॉर्मेट बन के आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है क्या कि यदि ए और आ के साथ ए या आ का योग होगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? आ बनेगा। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, नैना भी राम। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, नैना भी राम। सबसे पहले बात आती है संधि में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात आती है सर संधि में प्रश्न कैसे आता है। ध्यान रखना दोस्तों, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये चारों शब्द संरचना की इकाइयां होती हैं। हिंदी में संधि क्यों आई? हिंदी में संधि क्यों आई इसका भी एक कारण होता है मित्रों। हिंदी में संधि आने की भी एक वजह है। क्या वजह है? हम नया शब्द बनाते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों? नया शब्द बनाते हैं। तो हिंदी में नए शब्द बनाने के 4 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 4। आपने पढ़ा भी होगा, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द प्रकार पढ़ा है क्या? ऐसा संरचना या बनावट के आधार पर शब्द प्रकार। और उस समय हम पढ़ते हैं कि नए शब्द का तरीका या बनाने की जो संरचना है वो कितने प्रकार से की जाती है दोस्तों? 4 प्रकारों से की जाती है। पहला है हम संधि की सहायता से नया शब्द बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं दोस्तों? संधि की सहायता से। दूसरा आता है समास की सहायता से भी नया शब्द बनाया जाता है, उपसर्ग की सहायता से भी नया शब्द बनाया जाता है और प्रत्यय की सहायता से भी नया शब्द बनाया जाता है। और इनके अलावा कोई शब्द नहीं, कोई तरीका नहीं जिससे नया शब्द बनता हो। इनके अलावा जो शब्द होते हैं वो रूढ़ ही रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? रूढ़ होते हैं, निश्चित होते हैं। और संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से जो शब्द बने होते हैं उन्हें यौगिक या योगरूढ़ शब्दों में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? यौगिक या योगरूढ़ शब्दों में गिना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन चारों की एक समानता तो हो गई कि ये चारों शब्द संरचना की इकाई हैं। इन चारों से नया शब्द बनाया जाता है। बात आती है संधि में प्रश्न कैसा होगा। तो कोई भी शब्द दे दिया जाता है और पहले प्रकार का जो प्रश्न आता है, क्या दिए गए शब्द में कौन सी संधि होगी या दिए गए शब्द कौन सी संधि के उदाहरण हैं। मतलब शब्द में से हमें संधि की पहचान करनी होती है। क्या करनी होती है दोस्तों? संधि की पहचान। ये प्रश्न नंबर 1 या प्रश्न की टाइप फर्स्ट हो गई। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न बनता है दोस्तों वह बनता है क्या? विच्छेद। दिए गए शब्द का या अमुक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। हमसे विच्छेद करवा करके शब्द भी बनवा सकता है या सही विच्छेद के विकल्प का चयन भी करवा सकता है। केवल और केवल बेस तरीके 2। इसके अलावा संधि में कोई तीसरा प्रश्न का प्रकार नहीं बनता। समास में भी 2 ही प्रकार होते हैं, या तो समास की पहचान या समास का नाम बताओ, या फिर समास का क्या करना होता है? समास विग्रह करना होता है। अब बात आती है, देखिए समास में तो विग्रह करना सरल है। समास में विग्रह वाले विकल्प को चुनना सरल होता है। क्यों? ऑप्शन में हमें विग्रह मिलते ही अब जो साचर्य या रटी रटाई बात होती है पहचान जाते हैं। उसमें कठिन कहाँ आती है? कठिनाई कहाँ आती है? नाम में। संधि में पहचान सरल है, कठिनाई कहाँ आती है? विच्छेद में। अर्थात संधि की पहचान आसान है, समास की पहचान कठिन है। संधि का विच्छेद कठिन है लेकिन समास का विग्रह सरल है। इस तरीके से में प्रश्न पूछे जाते हैं। समास कैसे पढ़ना है केवल 6 लाइनें पढ़ाऊंगा। जिंदगी में कभी समास गलत नहीं होंगे। जब समास आएगा तब बात करूंगा। केवल पहले इसी की बात करता हूं। क्या इस संधि में प्रश्न कैसा पूछा गया? तो पता चला कि हमें कोई शब्द देगा और पहचान पूछ लेगा। दूसरा प्रश्न होता है संधि का विच्छेद। तो ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि की पहचान कैसे होगी। हमें पता है ए आ, ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ समान स्वर से जुड़ते हैं तो या तो बनता है आ या बनता है ई और या भी क्या बनता है उ। अर्थात अब मैं कह रहा हूं कि यदि किसी शब्द को आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ में से तोड़ते हैं और दोनों तरफ यदि समान स्वर बचते हो तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ होगी। यहाँ पर भी हम विच्छेद कहां से करेंगे? आ की मात्रा में से। कहां से तोड़ेंगे दोस्तों? आ की मात्रा में से। संधि कौन सी हो गई? दीर्घ। अब बात आती है सर विच्छेद क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका विच्छेद होता है नयन योग अभिराम। नयन योग अभिराम। अभी मेरा बिंदु पूरा नहीं हुआ है, अभी मुझे इसमें बहुत चीज बतानी है आपको दोस्तों। नयन प्लस अभिराम। संधि कहां होती है? हमने जाना था पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जुड़ते हैं, कोई बदलाव होता है, वहां क्या होगी? संधि। अर्थात मुझे इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए और इस दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहिए। तो देखो ये न पूरा है या आधा है? सोरे विद्यार्थी भी ध्यान दे एक बार जरा। हाँ, ये न पूरा है या आधा है? पूरा है। अब मुझे अंतिम वर्ण चाहिए और व्यंजन यदि पूर्ण है तो उसमें निश्चित रूप से क्या जुड़ा हुआ है? स्वर। जैसे स्वर को बाहर निकालेंगे तो व्यंजन के क्या लगा देंगे दोस्तों? हलंत लगा देंगे, हल चिन्ह लगा देंगे। अर्थात मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, नयन प्लस ए। क्यों? क्योंकि ये विच्छेद नहीं किया है, मैंने केवल इस वर्ण में जुड़ा हुआ अंतिम वर्ण बाहर निकाल लिया। न को हलन करते ही न में जुड़ा हुआ ए जो था वह बाहर लिखा दिया। क्यों? पहला पद का अंतिम वर्ण आ गया, दूसरे पद का पहला वर्ण हमें दिखाई दे रहा है ए और उसके आगे जुड़ा हुआ है भी, रा और में। अब हमें पता है जब ए के साथ ए जुड़ते हैं, समान स्वर हैं, तो बदलेगा किसमें? आ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा दोस्तों? आ में। इधर क्या है? न, ये न हलंत। ए और ए को जोड़ के क्या बना दिया? आ। और आगे क्या बचा है मित्रों? भी, रा और मैं। सबको जोड़ो, देखो न ये। अब देवनागरी लिपि का एक नियम है कि यदि कोई व्यंजन स्वर रहित हो और आगे स्वर हो तो उसे अलग न लिखकर उस व्यंजन पर मात्रा जोड़ के लिख सकते हो। तो न में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ना। न में आ की मात्रा जोड़ते क्या बन गया? ना। और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों?
विराम में। हमारा पहले भी शब्द क्या था? नैना विराम। हूबहू हमें वापस से प्राप्त हो गया, अर्थात विच्छेद भी सही, संधि भी सही। अब इसी प्रकार के, इसी फॉर्मेट के और उदाहरणों की चर्चा करता हूं जो आपके लिए ज्यादा महत्व के होंगे, जो आपके लिए ज्यादा महत्व के होंगे। देखिए, जैसे विद्यालय सब जानते हो, विद्या प्लस आलय। हिमालय भी सब जानते हो, हिम प्लस आलय। पुस्तकालय भी सब जानते हो, पुस्तक प्लस आलय। मैं कुछ ऐसे शब्द लिख रहा हूं जो काम के हैं। सुधांशु, सुधा प्लस अंशु, सुधा प्लस अंशु। हाँ, शब्द आता है दीपावली। दीप प्लस अवली का मतलब श्रृंखला होती है, दीपों की श्रृंखला, वो क्या कहलाती है? दीपावली कहलाती है। हाँ दोस्तों, शब्द आता है कारावास, शब्द आता है कारागार। सुनिए, मैं इन सभी शब्दों के केवल विच्छेद बोलूंगा, इन सभी शब्दों के केवल विच्छेद बोलकर बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं। ये एज ए आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि इस तरीके से, इस फॉर्मेट से आप इन्हीं शब्दों का घर पर विच्छेद करने का अभ्यास करेंगे। यदि किसी शब्द को तोड़ने में समस्या रहे तो कल फिर हमारा आमना सामना होने वाला है मित्रों। समझ में आ गया? यदि मैं सब कुछ विच्छेद वगैरह मैं तो लिख दूंगा, लेकिन फिर आप अपनी तरफ से कुछ नहीं सीख पाओगे दोस्तों। एक बार मैं बता दूंगा, उसके बाद अगर जाकर खुद को करना है। अब आप मेरे बताई हुई चीज को याद रखोगे तो याददाश्त बढ़ेगी, मेमोरी स्ट्रीमिंग होगा, आपके प्रत्यक्ष स्मरण की शक्ति बढ़ेगी, पुनः याददाश्त बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है? सुधा प्लस अंशु, दीप प्लस अवली, कारा प्लस आवास, कारा प्लस आगार। आगे बढ़ रहा हूं। हिमांशु, सुधांशु की तरह क्या है? हिमांशु, लेकिन यहाँ सुधा प्लस अंशु है और यहाँ हिम प्लस अंशु है। क्या है? हिम प्लस अंशु है दोस्तों, ध्यान देना इन चीजों पे। हाँ, शब्द आता है रामायण। इसका विच्छेद मैं लिख रहा हूं, याद होता है लेकिन फिर भी मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? इसकी वजह है दोस्तों, ये रामायण शब्द अपवाद का शब्द है। अपवाद है इस शब्द में। इस रामायण शब्द में दीर्घ संधि भी होती है। इस रामायण शब्द का संधि विच्छेद अयादी संधि से भी होगा, रामई प्लस अन। जब अयादी आएगी तब मैं इस बारे में चर्चा करूंगा। अंडरलाइन कर दिया, मतलब आपके दिमाग में ये शब्द रहना चाहिए। जब मैं अयादी संधि पढ़ाऊंगा तब कहूंगा कि हमने रामायण की बात की थी, तो आपका माइंड ऑर्डर करना चाहिए, हाँ सर ऐसा कुछ कहा तो था, ऐसा कुछ कहा तो था। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसके अलावा इसी रामायण शब्द को मैं व्यंजन संधि में भी लूंगा, क्योंकि नय का जो अणय बनाते हैं, नय का जो अणय बन रहा है, ये व्यंजन संधि के अपवाद से बन रहा है। एक इसमें अयादी संधि हो रही है, एक इसमें दीर्घ संधि हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि रामायण शब्द में तीन संधियों के नियम लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्तों? 3 संधियों के नियम लगते हैं। जैसे जैसे वो आती जाएंगी चर्चा हम करते चलेंगे। हाईलाइट कर दिया है, पता रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। जैसे आ जाए क्या? कक्षाध्यापक। विच्छेद क्या होगा? कक्षा प्लस अध्यापक। एक आता है पुरावशेष, पूरा प्लस अवशेष, पूरा प्लस अवशेष, पुराने अवशेषों को कहते हैं पुरावशेष। ठीक है दोस्तों? हाँ, एक आता है यातायात, यातायात। यात प्लस आयात। यात का मतलब होता है जाना या भेजना, आयात का मतलब होता है आना या मंगाना। आना और जाना, भेजने और मंगाने के साधनों को यातायात के साधन कहते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है? यातायात, यात प्लस आयात। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? पहले मैं आपको दीर्घ संधि की परिभाषा लिखाऊंगा, फिर एक नंबर फॉर्मेट लगा के पहले तो ये चीज फेयर करनी है, फिर इन उदाहरणों को फेयर कॉपी में लिखने वाले विद्यार्थी तो एक लाइन में एक उदाहरण, दूसरी में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ताकि घर जाकर के बराबर का चिन्ह लगा के आप उनका संधि विच्छेद कर सको। रफ में जो लिख रहे हैं अपनी सुविधा से कैसे भी लिखो। ठीक है भी दोस्तों? अभी हम केवल दीर्घ संधि में पहला लिए हैं, फिर बात करेंगे ई बड़ी ई की, फिर बात करेंगे ऊ बड़े ऊ की। लिखो एक बार वापस से दीर्घ संधि की जो हेडिंग डाल रखी है वहां पर लिखिए। यदि ए आ कॉमा लगा दे ना, ई बड़ी ई व ऊ बड़े ऊ। यदि ए आ ई बड़ी ई व ऊ बड़े ऊ के साथ समान स्वरों का योग हो, ऊ बड़े ऊ के साथ समान स्वरों का योग हो तो दीर्घादेश हो जाता है। तो क्या हो जाता है दोस्तों? दीर्घादेश हो जाता है। तो क्या हो जाता है दोस्तों? दीर्घादेश हो जाता है। ठीक है? नंबर 1, ए या आ प्लस ए या आ बराबर आ। अब आप एज इट इज इसको बोर्ड पे जो लिखा हुआ है फेयर कीजिए। आपको मैं इतना भी कह देता हूं कि यदि जो मैं बोर्ड पर लिखवा रहा हूं यह उदाहरण भी अगर आपने ईमानदारी से हल कर लिए, आजू बाजू की नकल नहीं की, तो संधि का प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। इतना भी भरोसा दिला सकता हूं मैं दोस्तों। कोई भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं। उदाहरण इससे और भी ज्यादा आपको मिलेंगे, वो अलग है, जो आपको ऐप पर पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक मिलती है, वहां से सब चीजें प्राप्त कर लोगे। कैसे प्राप्त करनी है यह तरीका कल आपको बताया जा चुका है मित्रों। ठीक है? लेकिन इन उदाहरणों को जो मैं आपको क्लास में दे रहा हूं, अगर इनको भी हल कर लिया तो हाँ, आप सकारात्मक हालात में अपने आप के बिल्कुल अपने आप को पाओगे दोस्तों। उतार लीजिए इनको। नीचे शब्द लिखे हैं मैंने, रत्नावली, दीपांजलि, गीतांजलि और पुष्पांजलि। रत्न प्लस अवली, दीप प्लस अंजलि, गीता प्लस अंजलि और पुष्प योग अंजलि।
और भी इसमें शब्द आते हैं, जैसे एक आता है अभी बहुत अच्छा शब्द है देशाटन। देशाटन आता है ना, देशाटन, पर्यटनों का जाना देशाटन, देश प्लस अटन, देश देश घूमने वाले। पर्यटन इसमें नहीं आएगा, पर्यटन यानी संधि में लिखेंगे दोस्तों। देवालय, पुस्तकालय, छात्रावास, इस प्रकार के शब्दों का तो आप स्वयं कर लोगे। अरे उनको भी थोड़ी लिखवाऊं। विद्यालय बहुत सरल है, उनको अगर आप याद नहीं भी करो तो भी उनके सरल प्रकार तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रचलन में है, बहुत अधिक व्यवहार में उनका प्रयोग करते रहे हैं। ये कुछ शब्द हैं जहां से प्रश्न बन जाने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। आगे बढ़ सकता हूं क्या? आप जरा लेखन को अपनी गति दीजिए दोस्तों, लेखन को थोड़ी सी गति दीजिए। लास्ट में पुष्पांजलि लिखा हुआ है, पुष्पांजलि, ठीक है। आगे बढ़ सकता हूं। यह हमारा पहला फॉर्मेट था, ए या आ के साथ, ए या आ के योग में। अब दूसरी हेडिंग डालिए, बिल्कुल दूसरी। कौन सी? ई और बड़ी के योग में कौन सी आएगी? ई और बड़ी। आगे बढ़ सकता हूं मित्रों। पीछे की पंक्तियों में बैठे हुए विद्यार्थी एक बार ध्यान दें। दूसरा, दीर्घ संधि में ई या दीर्घ ई के साथ ई या दीर्घ ई का योग हो तो क्या बनती है? दीर्घ ई बनती है। क्या बनती है दोस्तों? दीर्घ ई बनती है। अब बात आती है सर उदाहरणों की। जैसे शब्द आता है दोस्तों कविंद्र। शब्द क्या है मित्रों? कविंद्र। शब्द क्या है? कविंद्र। प्रश्न आता है पहचाने कैसे? दीर्घ ई की मात्रा दी गई, दीर्घ संधि। अब विच्छेद की बात आती है तो कविंद्र शब्द का संधि विच्छेद होता है कवि योग इंद्र, कवि योग इंद्र। अब यहां से एक सामान्य बात जानिए, यहां से एक सामान्य बात जाननी है क्या? प्रश्न है मेरा, कविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? कविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? और मान लीजिए, जैसे मानते हैं ना राम की आय एक्स है, जैसे मान लो क्या विकल्प दे दिया, कवि योग इंद्र, कवि योग इंद्र, कवि योग इंद्र। एक दे दिया है आपको कवि योग, ये तो लिख दिया ना हमने पहला। एक हमने ले लिया है क्या? कवि प्लस इंद्र। चारों सही है? 4 नंबर। कैसे? सुनिए, अगर हम बात करते हैं केवल क्या कि कवि प्लस इंद्र का शब्द क्या बनेगा, यही आएगा। सुनो कैसे, यहां पर क्या है? बड़ी ही, और यहां भी क्या है? बड़ी ही के साथ बड़ी ही जुड़ेगी तो भी बड़ी ही बनेगी, और छोटी ही के साथ छोटी ही जुड़ेगी तो भी बड़ी ही बनेगी, छोटी ही के साथ बड़ी ही जुड़ेगी तो भी बड़ी ही बनेगी, और बड़ी के साथ छोटी ही जुड़ेगी तो भी बड़ी ही बनेगी। इसका मतलब सभी शब्दों का रूप तो यही बनना है। इस एक प्रश्न में पेपर बनाने वाले ने आपसे 2 प्रश्न पूछ लिए। एक तो पूछ लिया कविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो है, और एक दूसरा पूछ लिया कवि शब्द शुद्ध कौन सा है। यह शब्द संधि विच्छेद से ज्यादा महत्व देता है शब्द शुद्धि पर, कि कवि में ई छोटा आता है या बड़ा, इंद्र में ई छोटा आता है या बड़ा। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक तो इच्छा, एक इंद्र, ये आपके खूब शब्दों में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो इच्छा का ई भी क्या होता है? लघु, और इंद्र का ई भी क्या होता है? लघु। ईश और ईश्वर, इन दोनों में ई क्या होगा? बड़ा। ई क्या होगा? बड़ा। ध्यान रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम बात करें तो कविंद्र का संधि विच्छेद से ही क्या होगा? कवि योग इंद्र, अर्थात कवि में ई क्या होता है? छोटा होता है। इंद्र का भी ई क्या होता है? छोटा होता है। मुझे चाहिए था पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकालना है तो वह को जैसे ही हलंत किया तो लघु ई बाहर आ जाएगी। दूसरे शब्द का पहला वर्ण लघु ई और उसके बाद में न, द और रे। लघु ई और लघु ई को जोड़ेंगे तो बनेगी क्या? दीर्घ ई। इधर क्या बचा हुआ है? क और वह हलंत, और आगे क्या बचा हुआ है? न, द और रे। सबको जोड़ेंगे, देखिए क व में दीर्घ जोड़ेंगे तो वी, और उसके बाद में क्या है? न, द और रे। कविंद्र से क्या बना लिया? कविंद्र बना लिया दोस्तों। और शब्द लिखें, जैसे अति प्लस इत बराबर होता है अतीत, अति प्लस इन बराबर होता है अधीन है, वारी प्लस ईश बराबर होता है क्या? वारीश। गौरी प्लस ईश बराबर क्या होगा? गौरीश। नारी प्लस ईश बराबर क्या होगा? नारीश। नारी प्लस ईश बराबर क्या होगा? नारीश। पर एक और आता है नारीश्वर, क्या आता है? नारीश्वर। आता है नदीश, शब्द आता है नदीश्वर। ये नारी में भी ईश का तो ई बड़ा आता है, नारी का ई बड़ा आएगा या छोटा? बड़ा। महिलाओं से संबंधित अधिकतर शब्द दीर्घादेश अंत में आते हैं, जैसे लड़की की क्या होती है? दीर्घ। छात्रा अंतिम वर्ण क्या है? दीर्घ। वधु वो क्या होएगा? दीर्घ, ठीक है। बीवी ई क्या आता है? दीर्घ आता है। इस प्रकार के कुछ शब्दों का में आप ऐसे मत बोल देना सर औरत में तो तय लघु है, बिल्कुल सोच लेते हैं कई मेरे मित्र। ये शब्द ऐसे हैं जो हम संधि में प्रयुक्त करेंगे, ये शब्द ऐसे हैं जो हम संधि में प्रयुक्त करेंगे, जैसे वधवागमन, वधवीरशा, वधुल्लास। इस प्रकार के छात्रावास, इसमें छात्र प्लस आवास क्या आता है? यदा कदा छात्रा प्लस आवास भी दे सकता है, ध्यान देना। नदीश्वर, फणीश्वर, मुनीन्द्र, फणीश, इस प्रकार के कुछ शब्द हैं।
एक बहुत अच्छा शब्द आता है श्रीज, श्री प्लस ईस, श्री प्लस ईस, ध्यान रखना इनका। उतार सकते हैं आप इन्हें, फेयर कीजिए मित्रों ताकि आगे बढ़े। आगे बढ़ सकता हूं। तीसरा फॉर्मेट कौन सा आएगा? ऊ या दीर्घ ऊ के साथ ऊ बड़ा ऊ हो तो दीर्घादेश हो जाएगा। लिखिए दोस्तों तीसरा, क्या ऊ या बड़ा ऊ के साथ में यदि लघु ऊ या दीर्घ ऊ का योग होता है तो आदेश क्या होगा? दीर्घ ऊ होगा। आदेश क्या होगा दोस्तों? दीर्घादेश होगा। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण की, नियम है अपना कौन सा? ऊ या बड़ा ऊ के साथ ऊ या बड़े ऊ का योग हो तो बड़ा ऊ बनता है। क्या बनता है दोस्तों? बड़ा ऊ बनता है। जैसे मैं शब्द की बात करता हूं, शब्द है दोस्तों क्या? भानुदय। शब्द क्या है? भानुदय। दीर्घ ऊ है, दीर्घ संधि। अब बात करता हूं इसका विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय। मुझे चाहिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण चाहिए तो न को अलग करते, यहाँ पर क्या आएगा? ऊ के साथ में आगे भी ऊ और फिर क्या लिखा हुआ है? दय। दोनों ऊ जुड़ के क्या बना? दीर्घ। इधर क्या बचा हुआ है दोस्तों? भान, और आगे क्या है? दय। ये लॉजिक समझ में आ गया ना? एक बार तोड़ना जोड़ना, अर्थात प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला वर्ण मैंने बाहर निकाल लिया है, इन दोनों को जोड़ किया तो दीर्घादेश दीर्घ संधि। बाकी आगे लिखेंगे भा का तो बा, ने में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो नो, और आगे क्या लिखा हुआ है? दय। शब्द और ज्यादा महत्वपूर्ण अब आएंगे क्या? गुरुपदेश। गुरु प्लस उपदेश, गुरु में ऊ बड़ा, उपदेश का ऊ छोटा। बड़ा रू कैसे लिखते हैं जानते तो हो ना? रे में यदि आप सीधे लाइन लगा रहे हो तो यह है लघु। ये कौन सा है? लघु। यदि रे के आप ऐसे गुंडी लगा देते हो तो ये कौन सा है? दीर्घ। समझ में आया? दीर्घादेश। ये रेवण के लगने वाली लघु ऊ और दीर्घ ऊ की मात्रा है। हम तो ऐसे लिखते हैं रनिंग एंड में, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस ये चलता है ना, ये हम लिख रहे हैं। लेकिन यदि वर्तनी की बात आ जाती है दोस्तों तो ये मात्रा का ध्यान आपको रखना ही होगा। इस गुंडी को आप और ज्यादा घुमाओगे, देखो इस गुंडी को यदि आप और ज्यादा घुमाओगे तो ये घूम जाती है छोटे ऊ की तरफ। कैसे घूम जाती है? छोटे ऊ की तरफ। लेकिन आप इसको कितना भी लेके जाओ ये बड़ा ही रहेगा। समझ में आया? इस प्रकार से लघु ऊ और दीर्घ ऊ की पहचान की जाती है। और शब्द लिख रहा हूं मैं इसके, ये लो अभी आ गया वधु, वधुल्लास, वधु प्लस उल्लास, वधु प्लस उल्लास। एक और आता है वधुक्ति, वधुक्ति। एक आता है कटुक्ति, एक आता है भूपरी, भू प्लस ऊपरी, भूपरी है। और शब्द की बात करें, जैसे शब्द आता है बहुत अच्छा शब्द है सरयूर्मी, सरयूर्मी, सरयू प्लस उर्मी, इसमें आएगा दूसरा पद उर्मी। उर्मी का मतलब होता है दोस्तों लहर, सरयू का मतलब तालाब या नदी, नदी की लहर, जिसको हम कह सकते हैं लघु उर्मी। एक और शब्द आता है कौन सा? लघु उर्मी, लघु प्लस उर्मी, छोटी लहर, सरयूर्मी। उसके बाद में एक और आता है लघु प्लस उत्तर बराबर होता है लघुत्तर। क्या होता है दोस्तों? लघुत्तर। एक बहुत अच्छा शब्द है, इसको पढ़कर बताओ क्या लिखा है मैंने। मैं बोल रहा हूं बुधर्व, सही है क्या? बुधर्व सही है? नहीं है दोस्तों, ये क्या है? भूर्ध्व। क्या है? भूर्ध्व। भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, जमीन का ऊपर उठा हुआ भाग। भूर्ध्व भूगोल का शब्द है ये, भूर्ध्व, ध्यान रखना। एक और आता है भूष्मा, भू प्लस ऊष्मा। एक बहुत अच्छा शब्द आता है चमुत्तम, चमुत्तम, चमू का अर्थ होता है सेना, चमू प्लस उत्तम। एक और शब्द आता है चमूर्जा, चमू प्लस ऊर्जा, सेना की ऊर्जा। चमू का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सेना, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, और चमूर्जा में बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, चमू प्लस ऊर्जा, चमू प्लस ऊर्जा, चमूर्जा। लिखते चलो इनको। ये केवल और केवल कौन सी संधि से बातें थी? दीर्घ से। अब हमारे 2 नंबर पे आएगी कौन सी? गुण संधि। हेडिंग डालिए दोस्तों, गुण संधि। उतार लो इसको एक बार। विच्छेद गुरु प्लस उपदेश, वधु प्लस उल्लास, वधु प्लस उक्ति, कटु प्लस उक्ति, भू प्लस ऊपरी, सरयू प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उत्तर, भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊष्मा, चमू प्लस उत्तम, चमू प्लस ऊर्जा। लिख दिए? हेडिंग डालिए गुण संधि। गुण संधि क्या होती है? गुण संधि इसकी बात करते हैं अब। गुण संधि में देखिए एक बार, अभी अभी हमने जाना है क्या कि यदि ए आ के बाद ई बड़ी ई हो, ऊ बड़ा ऊ हो और री हो, यदि ए आ के साथ ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ व री का योग हो तो क्रम से ए, ओ और अर में बदल जाते हैं। बस यही इसकी परिभाषा है। लिखिए, यदि यदि ए आ के साथ, यदि ए आ के साथ ई बड़ी ई, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ व री का योग हो, यदि ए आ के साथ ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ व
योग हो तो ये क्रमशः ए ओ तथा अर में बदल जाते हैं। रेवर्ण हलंत रहेगा दोस्तों, रेवर्ण के हलंत लगा देना। तो ये क्रमशः ए ओ और अर में बदल जाते हैं, ए ओ और अर में बदल जाते हैं। अब ध्यान दो, यहां से प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। गुण संधि की चीज बता रहा हूं, सुनिए। हमारे पास जैसे दीर्घ संधि में 3 टाइटल आए थे, यहां भी कितने हैं? 3 हैं। यहां भी कितने हैं दोस्तों? 3। लेकिन यदि गुण संधि से अब तक प्रश्न पूछा गया है तो केवल और केवल अंतिम वाले से पूछा जाता है। कौन से वाले से पूछा जाता है? अंतिम। 90% मौका यह है कि ए या आ के साथ वी के योग से बने शब्द आपको प्रश्न में मिलेंगे। 10% में इनका चयन करता है, बाकी ज्यादातर पेपरों में ए या आ के साथ वी को ही पूछा जाता है। अब बात करता हूं मैं इन तीनों टाइटल की कि कैसे कैसे इसके उदाहरण आते हैं, कैसे हमें इनके सॉल्यूशन प्राप्त करने हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक जोड़ा तो इसमें आता है, कौन सा? ए या आ के साथ ई बड़ी ई का बनेगा क्या? ए। और दूसरा भी हम इसी के साथ ले लेंगे, कम महत्व का है, दोनों एक साथ ले सकते हैं। ऊ या दीर्घ ऊ बनेगा क्या दोस्तों? ओ। ए या आ के साथ री वाला मैं अलग से बता दूंगा, इन दोनों के एक साथ उदाहरण ले लेता हूं, सुनिए। बाद में लिखना, पहले एक बार ध्यान दे बोर्ड पे। ए या आ के साथ ई या बड़ी ई होगी तो क्या बनेगा? ए। ए या आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ होगा तो क्या बनेगा? ओ। जैसे हम शब्द सुनते हैं सुरेंद्र, शब्द क्या सुना? सुरेंद्र। सुरेंद्र का विच्छेद क्या होता है? सूर्योग इंद्र, सूर्योग इंद्र होता है। हमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए, रे को हलंत किया तो क्या निकल गया? ए। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? ई, और आगे लिखा हुआ है न, ते और रे। ए के साथ जब ई जुड़ती है तो क्या बनता है दोस्तों? ए। इधर क्या बचा रहा? सु और रे के बाद ए और ई का योग आ गया ए। अंत में क्या बचा हुआ है? न, ते और रे। सबको जोड़ेंगे, सु रे में एक ही मात्रा जोड़ी तो रे, और उसके बाद में क्या है? न, ते और रे, अर्थात सुरेंद्र से सुरेंद्र। ऐसे ही बात करते हैं ओ की। देखिए शब्द आता है सोदाहरण, बहुत अच्छा शब्द है सोदाहरण। परीक्षाओं में पेपरों में मिलता है ना, दिए गए वाक्य को सोदाहरण स्पष्ट करो। सोदाहरण, इसका विच्छेद होता है दोस्तों से प्लस उदाहरण, से प्लस उदाहरण। उपसर्ग के योग में संधि हो रही है, ध्यान देना, उपसर्ग के योग से संधि होती है, प्रत्यय में कभी संधि नहीं होती। हम एक भी नियम, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि जिसका संधि विच्छेद करें और बाद में प्रत्यय आए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे नियम आएंगे जिसमें विच्छेद करेंगे उपसर्ग प्राप्त होगा, लेकिन प्रत्यय के योग में कभी संधि नहीं होती है। ये फैक्ट याद रखना, प्रत्यय के योग से संधि नहीं बनती, उपसर्ग के योग से संधि बन सकती है। बन गई। देखिए से को स्वर रहित किया तो क्या मिला? ए। और आगे क्या जुड़ा हुआ है? ऊ, और ऊ के आगे लिखा हुआ है दा है रण। ये है ना, ए के साथ ऊ जुड़ता है मित्रों तो बनता क्या? ओ। इधर क्या है? से हलंत, और आगे लिखा हुआ है दाहरण। सबको जोड़ूंगा, से में ओ जोड़ा तो क्या बना? सो, और आगे क्या लिखा हुआ है? दाहरण। सोधारण से सोधारण। और शब्द लिख रहा हूं मैं, जैसे महा प्लस इंद्र बराबर क्या होता है? महेंद्र। महाधन इंद्र बराबर क्या होता है? महेंद्र है। देव प्लस इंद्र बराबर क्या होता है? देवेंद्र। एक शब्द और आता है राजेंद्र। अब ये राज प्लस इंद्र होता है या राजा प्लस इंद्र होता है? ध्यान देना, राज शब्द से बनने वाले पदों में राजा और राज दोनों में से कुछ भी विकल्प में दिया जा सकता है। राजा का मतलब शासक और राज का मतलब शासन, समझ रहे हो? हम आगे अभी इसी संधि में, इसी गुण संधि में एक शब्द पढ़ेंगे अभी अभी, कौन सा? राजर्षि। इसका विच्छेद भी आएगा, राज प्लस ऋषि तो भी राजर्षि, और राजा का ऋषि तो भी। अरे राजर्षि का मतलब क्या हुआ? शासन का ऋषि। और राजा प्लस ऋषि का मतलब क्या हो गया? शासक का ऋषि। राज प्लस ऋषि का मतलब क्या हो गया? राज्य का ऋषि। बात तो वही है ना। अरे देवराज इंद्र थे, या हम कोई भी शासक मानते हैं तो उसकी सभा में जो भी होंगे वो उस सभा के मंत्री होंगे और उस राज्य के भी वही मंत्री होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? वही वाली बात यहाँ ध्यान रखनी है। राजा प्लस इंद्र या राज प्लस इंद्र दोनों में एक समय एक ही मिलेगा, दोनों कभी नहीं आते, दोनों कभी नहीं आते, ये चीज ध्यान रखना। और आ जाए तो राजा प्लस इंद्र को चुन के आना है। पहली बात, ऐसे होता नहीं है, पर कईयों के दिमाग में ऐसे ही कीड़े चलते रहते हैं, आ गया तो नहीं आएंगे सर, मान लो आ गया तो ये कर देना। अब आगे बढ़ जाऊं, और शब्द लिख रहा हूं द्वारकेश। शब्द क्या है दोस्तों? द्वारकेश। द्वारिकेश नहीं हम बोलते हैं, द्वारिका। द्वारिका कोई शब्द नहीं है, द्वारका है। क्या है वो? द्वारका। द्वारका प्लस ईश, राकेश। राका प्लस ईश, राका मतलब चांदनी रात, और ईश का मतलब स्वामी। ईश का मतलब स्वामी। चांदनी रात के स्वामी कौन? चंद्रमा। तो दिन के स्वामी कौन? दिनेश। दिन के स्वामी कौन है दोस्तों? दिनेश। हाँ, शब्द आता है स्वदेश्य, से प्लस उद्देश्य, से प्लस उद्देश्य। इस प्रकार के शब्दों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। से प्लस उद्देश्य बराबर क्या होगा? स्वदेश्य। सांग प्लस उपांग बराबर होता है सांगोपांग। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो सूरदास के लिए लाइन आती है कि वात्सल्य के सम्राट कवि और रसखान तथा सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण का सांगोपांग वर्णन किया है। सांग प्लस उपांग, सांग का मतलब होता है से प्लस अंग, अंग सहित, उपांग उपअंग सहित, अर्थात नखशिक वर्णन करना। नखशिक का मतलब तो जानते हो?
नाखून से लेकर के सिक मतलब सिका यानी चोटी तक का। अरे एडी से चोटी तक का वर्णन करना सांगोपांग वर्णन होता है। अब तो समझ में आ गया। हाँ, स्वदेश्य का क्या होगा? से प्लस उद्देश्य, से प्लस उद्देश्य। एक और शब्द आता है लोक के अंतर, बहुत अच्छा शब्द है। लोक प्लस इतर, लोक प्लस इतर। एक और शब्द आता है, आपने ये तो पढ़ा भी, इतरेतर। समास पढ़ रखा है क्या किसी ने? हाथ ऊपर करें। समास पढ़ा है आपने? समास में द्वंद्व समास का नाम सुना है लोगों? द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3। उनमें एक आता है इतरेतर। उस समय इसका विच्छेद पढ़ते हैं, इतर प्लस इतर। रे में जुड़ा हुआ ए और आगे भी क्या है? ई। ए और ई जुड़ के क्या बनेगा? ए। ए और ई जुड़ के क्या बनेगा? ए। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आप इन शब्दों को फेर कीजिए। अब महत्वपूर्ण बातें बढ़ने वाला हूं। ए या आ के साथ री, इसको उतार लीजिए आराम से। मैंने केवल संकेत दिया है कि हम आगे बढ़ेंगे ए के साथ या आ के साथ री के योग में। लोक प्लस इतर, 2 बजे क्लास है तो क्या करना है? फ्री कर दूं? इसको पूरा कर लें, ए या आ के साथ री का और पढ़ लो, फिर वृद्धि संधि शुरू करेंगे अगली कक्षा में। ये पूरा कर लें। आप लिखने में थोड़ी शीघ्रता करें ताकि आगे का काम जल्दी हो सके। आगे बढ़ जाऊं क्या? अगला लिखिए, ए या आ के साथ री होगा, मतलब ए या आ प्लस री। इसी का तीसरा फॉर्मेट गुण संधि का क्या? ए या आ के साथ योग किसका है? री का। बनेगा क्या? अर। क्या बनेगा दोस्तों? अर बनेगा। अब इस शब्दों को ध्यान से समझो। इन शब्दों की पहचान में आपको ध्यान रखना है कि शब्द में हमें रे वर्ण मिलेगा, और वो भी कहां? ऊपर लगा हुआ, जिसे कहा जाता है रेफ वर्ण। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेफ वर्ण। अर्थात हमें आधा रे मिलेगा। क्या मिलेगा? आधा रे मिलेगा। देखिए उदाहरण ले रहा हूं। शब्द है सप्तर्षि। सप्तऋषि नहीं, सप्तर्षि। शब्द रे सी, सप्तर्षि। शब्द क्या है? सप्तर्षि। इसका जैसे हमने शब्द देखा तो रेप का रे मिल गया, यण संधि, सॉरी गुण संधि। अब बात आती है विच्छेद कैसे हो। हमें पता है ए या आ के बाद री जुड़े, ए या आ के बाद क्या जुड़े दोस्तों? री जुड़े, तो क्या बनता है? अर। जैसे मैं इसका विच्छेद लिखता हूं, शब्द योग ऋषि। एक बार लेखन को जरा विराम दीजिए मित्रों, जल्दी नहीं करें। आप जल्दी लिख भी लोगे तो मैं क्लास फ्री करने वाला नहीं हूं जब तक पूरा उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो जाए। ध्यान से समझो, बहुत अच्छी चीजें हैं। यदि शीघ्रता ही चाहते हो तो मैं केवल उदाहरण लिखवाकर फ्री कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर कल को जब पेपर आए तो आप ये मत सोचना कि अब क्या करें। आने वाली विपदा का पहले संकेत दे रहा हूं। 2 बजे वाली क्लास आप बाद में समझना, पहले इसको तो पूरा समझ लीजिए दोस्तों। आगे बात करता हूं क्या कि शब्दर्षि का संधि विच्छेद क्या हुआ? शब्द योग ऋषि। मुझे चाहिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तय को हलत किया, क्या गया? है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? री। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सी। ए के बाद री आ रहा है, बनेगा क्या? अर। इधर क्या बचा पड़ा है? शब्द ए के आ के साथ री आए तो बनता है अर, और आगे लिखा हुआ है सी। सबको जोड़ूंगा, देखो से का तो से आता पे, और ते में जब ए जोड़ूंगा तो ते पूरा हो गया। अब ये रे वर्ण यहाँ आधा है, आगे से इसको स्वर नहीं मिल रहा, और आधा रे हमेशा कहाँ आता है? लाइन के ऊपर। तो इस आधे रे को आगे वाले वर्ण के रेप में लिख देंगे, आगे वाले वर्ण के कहाँ लिखेंगे? रेप में लिख दिया जाएगा, अर्थात सी, और ये रेप में क्या लिख दिया? रे। ये तो ए के साथ री था। अब आ के साथ री का उदाहरण भी समझो। शब्द आता है वर्षर्तु। शब्द क्या आता है? वर्षर्तु। हम बोलते हैं वर्षा ऋतु, वो इसका विच्छेद है। तो क्या होता है दोस्तों? इसका विच्छेद होता है वर्षा योग ऋतु। वर्षा योग ऋतु। वर्ष में ध्यान देना, आप इस से वर्ण को जैसे ही स्वर रहित करेंगे तो यहाँ जुड़ा हुआ आ बाहर आएगा। आगे क्या बचा है? री, और उसके बाद में क्या है? तू है। अब ए के बाद री आए चाहे आ के बाद री आए, बनेगा तो अर ही ना। यही वजह है तो यहाँ पर ए ही रह गया, आ नहीं हुआ, ए ही बनेगा। आ के बाद री आए चाहे ए के बाद री आए, बनना क्या है? अर। तो इधर क्या बचा रह गया? वर्ष, ए या आ का अर, और उसके आगे क्या है? तू। तो देखो वे का तो वे, से में ए जोड़ेंगे तो से पूरा, ऊपर लगा हुआ है रे। वर्ष में ए जोड़ दिया तो वर्ष पूरा हो गया, फिर आ गया आधा रे। मुझे इस तय वर्ण के इसको रेप में लिखना है, तो तय वर्ण के इसके रेप में लिख दिया। शब्द क्या बन गया? वर्षर्तु। यहां से बता देता हूं दोस्तों, यदि गुण संधि से प्रश्न आता है तो इसी नियम में से आएगा। बहुत से उदाहरण दे रहा हूं आपको। ग्रीष्म प्लस ऋतु बराबर क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। क्या होता है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु। आप अगर साथ के साथ लेखन कार्य कर रहे हैं तो सुनते भी चलना, लेखन कार्य कर रहे हो साथ में फेर कर रहे हो तो कर लीजिए, लेकिन सुनते भी रहना। ग्रीष्म ऋतु का क्या हो गया? ग्रीष्म प्लस ऋतु। शीत ऋतु, शीत योग ऋतु। उत्तमर्ण, उत्तम योग ऋण। महर्ण, महायोग ऋण। महर्ण का क्या होगा? महायोग ऋण होगा, ध्यान रखना। शब्द आता है कन्वर्सी। कण्व प्लस ऋषि, कण्व योग ऋषि। शब्द आता है राजर्षि। शब्द क्या आता है दोस्तों? राजर्षि। राज प्लस ऋषि, राजा योग ऋषि। और व्यंजन संधि के अपवाद में इसका यह भी मिलता है, राजन प्लस ऋषि। तीनों में से एक समय आपको केवल एक ही विकल्प में मिलेगा। ये नए लोक की संधि का नियम है, और ये दोनों आपको इसी संधि में लेने हैं।
ए के बाद रियायत है, आ के बाद रियायत बनना है अर। ये न का लोप हो जाता है जो हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का नियम नंबर 23 जब आएगा तब बताऊंगा। केवल इशारा दिया है कि ऐसा भी कुछ मैं बताने वाला हूं, ऐसा भी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। हाँ, इन शब्दों को आप फेयर कीजिए, इन शब्दों को आप फेयर कीजिए दोस्तों। इसके बाद हेडिंग डाल देना वृद्धि संधि, जिसकी चर्चा करेंगे हम अगली कक्षा में। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए वृद्धि संधि, जिसकी चर्चा करेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।